दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द न्यू चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस विच इज चैप्टर नंबर 5 टाइटल्ड एज द 100 ड्रेसेस 1। अब ये जिस तरीके का जो टाइटल है द 100 ड्रेसेस 1, इस टाइटल को अगर हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं देन वील गेट एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ चैप्टर वी आर गोना डील विद। अब ये जो टाइटल है द 100 ड्रेसेस और 1, ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि भाई इस स्टोरी में कुछ 100 ड्रेसेस की बात होने वाली है। और 1 इसीलिए लिखा है बिकॉज दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस स्टोरी। चैप्टर 6 जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा सेकेंड पार्ट इसी स्टोरी का, द 100 ड्रेसेस 2। क्लियर? तो द 100 ड्रेसेस 1 जो है इट्स अ स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल जो है वांडा पेट्रिन्स्की। दिस इज अ कंप्लीट नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी। और वांडा पेट्रिन्स्की जो है एक पुअर लिटिल गर्ल है और ये अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा इल ट्रीट की जाती है, इसे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है बाय द अदर गर्ल्स। अब इसके बहुत से रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन है क्योंकि ये जहाँ पे पढ़ती है दैट्स अमेरिका, ठीक है, शी इज इन अमेरिकन कंट्री और यहाँ पर ये लोग जो हैं एज इमिग्रेंट आए हैं, यानी अपनी प्लेस छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। ये है कहाँ से? स्पेसिफिकली वांडा पोलैंड को बिलोंग करती है और वहाँ से शी इज शिफ्टेड टू अमेरिका विथ हर फैमिली। अब यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के लिए व्हेन शी गेट्स द एडमिशन इन वन ऑफ द स्कूल्स, अब वहाँ के बच्चों के लिए वांडा का नाम भी बहुत डिफरेंट है। वो उन लोगों के जैसी दिखती भी नहीं है। ऑब्वियसली अगर अलग कंट्री से आते हो तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो दिखता ही है इंसान में, राइट? तो वो दिखने में भी अलग है, उसका नाम भी थोड़ा अलग है एंड हर नेम साउंड्स अ लिटिल बिट फनी टू अदर स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट्स के लिए वांडा का नाम जो है थोड़ा बहुत फनी है, तो उसे जो है इस कारणों की वजह से भी बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस बुली किया जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि वो एक पुअर गर्ल है, वो गरीब है, तो उसके पास जो है ओनली 1 ड्रेस है, सिर्फ एक ड्रेस है उसके पास जो हमेशा पहन के वो स्कूल जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनकी वजह से इनकी क्लास के जो बच्चे हैं इसको बुली करते हैं। क्लियर? अब क्लास में स्पेसिफिकली 2 बच्चों की बात होने वाली है, वन इज पेगी एंड वन इज मैडी। क्लियर? अब ये जो पेगी और मैडी हैं ये क्या है भाई? ये भी वही स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं क्लास के हैं, यानी कि ये वांडा के क्लासमेट्स हैं और ये दोनों ही वांडा को इल ट्रीट करते हैं। स्पेसिफिकली पेगी की बात हम करेंगे, शी इज द वन हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास, शी इज वेरी रिच और इस वजह से वो होता है ना कि मैं बहुत रिच हूँ, मैं सबसे ब्यूटीफुल हूँ, तो वो जो है वांडा को बहुत ज्यादा इल ट्रीट या बुली करती है। क्लियर? अब ऐसा क्या होता है कि वन डे वांडा बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और अराउंड 60 शूज हैं जो मेरे क्लोजेट में, मेरे कबर्ड में, मेरी अलमारी में सजे हुए रखे हुए हैं। अब इस ही पे, क्योंकि देखो अभी बिगनिंग में बोला था कि वांडा के पास सिर्फ एक ड्रेस है और फिर अब हम बोल रहे हैं कि वांडा ने बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो यही पूरी जो स्टोरी है ना वो रिवॉल्व करने वाली है अराउंड वांडा, पेगी, मैडी एंड द 100 ड्रेसेस। तो वही हम देखने वाले हैं इस स्टोरी में। सो लेट्स बिगिन फर्स्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। ऑथर कौन है भाई? इलियोनोर एस्टिस। इन्होंने ये पूरी जो स्टोरी है 100 ड्रेसेस की वो लिखी है। और पहले हम इन ऑथर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक बेसिक 2 से 3 लाइन में आउटलाइन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं एंड देन वी विल जंप डायरेक्टली इनटू द स्टोरी। क्लियर? ऑल राइट। So the author of the story is Eleanor Estes, who was born on May 9th, 1906 and unfortunately left this world on July 15th, 1988. तो जो author है भाई इस story के which is the 100 Dresses 1, she was born on this particular day in the year 1906 and left us on to July 15th, 1988. Was an American children's author and a children's librarian. तो ज़्यादातर books जो इन्होंने लिखी हैं एलियोनोर एस्टेस ने, ज़्यादातर इनकी बुक्स जो हैं वो चिल्ड्रन रिलेटेड, यानी बच्चों पे बहुत डिफरेंट स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं एंड शी इज़ अ वेरी वेल नोन ऑथर. Now what we are actually going to see in this particular part of the story is the 100 Dresses is a very touching story as it is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. देखो ये जो पूरी स्टोरी है या कोई भी चैप्टर उठा लो बुक का,
हर एक चैप्टर में आपको एक पर्टिकुलर मैसेज देने के लिए वो स्टोरी लिखी गई है। क्लियर? आप कोई भी पोएम उठा लो, जैसे आप सीगल की स्टोरी उठा लो, या फिर आप लेटर टू गॉड उठा लो, या फिर एनिमल्स के ऊपर जितनी भी हमने पोएम्स ली हैं, यू सी ऑल दीज, कहीं ना कहीं एक मॉरल मैसेज आपको डिलीवर किया गया है। इस पर्टिकुलर स्टोरी में भी आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है कि जनरली जब हम किसी से भी मिलते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे हम उस इंसान को जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे आपको जज करते हैं कि अगर आप रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे ट्रीट यू। क्लियर? कुछ लोग होते हैं जो आपके कपड़ों से आपको जज करते हैं। अगर आप बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनते हो, आप बिल्कुल अप टू डेट रहते हो, तो आपसे बात करना पसंद करते हैं। और अगर आप थोड़ा शैबिली ड्रेस्ड होते हो, तो दे डोंट लाइक टू ट्रीट यू द वे दे ट्रीट अदर पीपल, राइट? तो बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं जिस पे बेस्ड लोग एक दूसरे को जज करते हैं। और इस स्टोरी में भी हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से वैंडा को उसके टैलेंट्स, उसके स्किल्स, उसके नेचर, इसको छोड़कर बाकी उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है, इस पे बेस्ड उसे जज किया जाता है। सो व्हाट मॉरल मैसेज यू विल गेट इन दिस स्टोरी इज कि यू शुड ट्राई टू जज पीपल बेस्ड ऑन सम सेंसिटिव थिंग्स। ऐसा नहीं कि बस कपड़ों पे, फाइनेंशियल स्टेटस पे, इस पे बेस्ड आप जज कर दो, कोई मतलब नहीं। यू शुड ऑलवेज ट्रीट पीपल अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर। जो भी अच्छी चीजें हैं किसी में, वो ढूंढो और फिर उस पे उनको उस तरीके से ट्रीट करो। राधा जो नहीं है उनके पास, उन चीजों को ढूंढते हुए जज करो, इग्नोर करो या बुली करो। क्लियर? तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। बिफोर दैट वील सी द इंट्रोडक्शन जो आपकी बुक में गिवन है। एक कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया है, आउटलाइन दिया है, देन वी विल सी द कंप्लीट स्टोरी। क्लियर? ऑल राइट. So before you read or before we begin the actual chapter, we have been given certain lines. Let's read this. How do we judge the people around us? By their money, wealth and possessions. फिर आपने क्या दिया है भाई? एक क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है इस चैप्टर के बिगनिंग में कि आप किसी को भी किस तरीके से जज करते हो। कि आप उनके कपड़े देखकर, उनके फाइनेंशियल स्टेटस देखकर, उनके पास बंगला है, गाड़ी है, रिच है कि नहीं, एक स्टैब्लिश्ड सेटल्ड लाइफ है कि नहीं उनकी, इन सब चीज़ों पे बेस्ड आप किसी को जज करते हो। या फिर आप कुछ और ऐसा कुछ देखते हो जिस पे जज करना थोड़ा सेंसिटिव भी है। क्लियर? और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन? या फिर कोई ऐसी चीज होती है विच इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल देखो, वी आर नेवर श्योर कि सामने वाले का जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है वो हमेशा रहने वाला है कि नहीं, उस तरीके से, राइट? बट अगर आप किसी को किसी के टैलेंट पे बेस्ड या स्किल पे बेस्ड ट्रीट करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई है जो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा डांसर है, तो ये चीजें क्या होने वाली है? लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है, राइट? क्योंकि टैलेंट, स्किल्स सामने वाले में और डेवलप होंगे, लूज तो होंगे नहीं। तो इन चीज़ों पे अगर सामने वाले को ट्रीट भी करते हो कि ही और शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, सो आई वुड लव टू ट्रीट देम वेल, या फिर बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हैं, इन सब चीज़ों पे अगर ट्रीट करो भी, जज करो भी, तो थोड़ा बहुत सेंसिबल लगता है। बट इफ़ यू ट्राई टू जज पीपल बेस्ड ऑन देयर वेल्थ, पोजेशंस, रिचनेस, फाइनेंशियल स्टेटस, तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो आपको स्टोरी में पहले हम जाएं, उससे पहले आपको एक थिंकिंग के लिए एक टॉपिक दे दिया है कि भाई सोचें कि क्या आप भी अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों पे बेस्ड लोगों को जज करते हो, या फिर कुछ ऐसा देखते हो विच इज़ मोर एंड्योरिंग, मोर लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर? ऑल राइट. So this story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. बहुत ही सेंसिटिव सी स्टोरी है। क्यों? क्योंकि भाई इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? बहुत हम पढ़ते रहते हैं अबाउट रैगिंग, अबाउट बुलिंग, राइट? तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, स्पेसिफिकली ऑन अ चाइल्ड। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, उनको ये सब चीज़ों की इतनी मेच्योरिटी नहीं होती कि हैंडल कर पाए कि लीव इट यार, कोई बात नहीं, राइट? तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कुछ लोगों पे। तो ये स्टोरी भी एक सेंसिटिव स्टोरी है कि हाउ वैंडा विल बिहेव इन फ्रंट ऑफ सच सिचुएशंस, कि वो किस तरीके से अपने आप को स्टेबल रखने वाली है, या फिर शी इज़ गोइंग टू इग्नोर, या फिर हो सकता है कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो पैगी और मैडी जो इसको बुली करेंगे, उसकी वजह से कोई बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है वैंडा पे या नहीं। तो ये पूरी सेंसिटिव एक स्टोरी हमें यहाँ पे दी गई है एलियनोर एस्टिस के द्वारा। सो वैंडा पेट्रिन्स्की इज अ यंग
Polish girl who goes to school with other American children in an American town. अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. देखो जो बेसिक फैक्ट्स है ना वो हर फैक्ट आपको दिमाग में होना चाहिए, बिकॉज जब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तो ये चीज़ें जितनी ज़्यादा मेंशन करोगे एग्जामिनर उतना ज़्यादा खुश हो जाएगा कि येस यू आर अवेयर अबाउट द स्टोरी. क्लियर. तो वैंडा पेट्रिन्स्की कौन है भाई? हमारी मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर पूरी स्टोरी रिवॉल्व होने वाली है. एंड शी इज व्हाट? शी इज पॉलिश गर्ल. पॉलिश मतलब पर्सन नेटिव टू पोलैंड, यानी जो पोलैंड को बिलोंग करते हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पोलैंड, उन्हें हम बोलते हैं पॉलिश पीपल. ठीक है. अब ये जो है अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुई हैं टू अमेरिका और वहां एक अमेरिकन टाउन में अब बाकी बच्चों के साथ एक स्कूल में पढ़ती हैं. These other children see Vanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? अब अब वो पोलैंड से आई है, ठीक है, स्पेसिफिकली. दूसरी बात, ऑब्वियसली शी वुड हैव डिफरेंट फीचर्स. थर्ड थिंग कि उसका नाम जो है बहुत फनी साउंड करता है वहाँ के लोगों को, बिकॉज वैंडा पेट्रिन्स्की एक नॉर्मल नाम नहीं है अमेरिका में उस टाइम पे, बहुत अलग नाम साउंड करता है. क्लियर. उसके बाद हम ऑलरेडी जानते हैं कि शी वॉज अ पुअर गर्ल, जो ड्रेसिंग सेंस था. तो ये सारी चीज़ों की वजह से वहाँ के लोग उसको डिफरेंट ट्रीट करते हैं, यानी कि वो हमारे ग्रुप को बिलोंग नहीं करती. शी इज समवन एल्स, एज एन एलियन उसको ट्रीट किया जाता है, अपनों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता. अब हमसे पूछा गया है कि कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर. क्या आप एक तरीके से अनुमान लगा सकते हो कि वो किस तरीके से उसको ट्रीट करते होंगे? तो अभी तक जितनी आउटलाइन हम पढ़ चुके हैं वी आर वेरी मच क्लियर कि भाई अच्छे से तो बिहेवियर नहीं होता होगा उसके साथ, उसे ऑब्वियसली इल ट्रीट करते हैं ये लोग. क्लियर. ऑल राइट. रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो. अब आपको एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी हुई है ताकि हम समझ पाएं कि ये क्या हो रहा है. इमिग्रेशन, पोलैंड से लोग अमेरिका, ये सब क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमको एक स्पेसिफिक बॉक्स में गिवन है. लेट्स रीड दैट. द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि पोलैंड से जो लोग आए हैं और अमेरिका में रह रहे हैं. ठीक है. तो ये एक पूरी कम्युनिटी बोली जाती है, पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी. इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ लेते हैं. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, यानी कि 1608 में 1608 में सबसे पहले जो पोलैंड से लोग आए थे. इमिग्रेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो सपोज अगर मैं बोलूँ एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है, ठीक है, तो जो भी लोग बी को बिलोंग करते हैं, जो नेटिव हैं बी के, वो अगर ए कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं तो वो अपनी कंट्री के लिए क्या हो जाएंगे? एमिग्रेंट, यानी वो अपनी कंट्री को छोड़कर जा चुके हैं. और क्योंकि ये दूसरी कंट्री में शिफ्ट हुए हैं तो दूसरी कंट्री के लिए क्या हो जाएंगे? इमिग्रेंट्स. क्लियर. तो इमिग्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो पोलैंड से कुछ लोग हैं वो अमेरिका में शिफ्ट हुए थे सबसे पहली बार. कब? 1608 में. तो उन्हें क्या कह दिया है? पॉलिश इमिग्रेंट्स. But the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century. But जो 20th century के बिगिनिंग के ईयर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा लोगों का आना हुआ है फ्रॉम पोलैंड टू अमेरिका. क्लियर. यानी सबसे पहले तो ऑब्वियसली 1608 में ही लोग शिफ्ट हुए थे टू अमेरिका फ्रॉम पोलैंड, बट सबसे ज़्यादा लोग यानी लार्जेस्ट वेव यानी बहुत ज़्यादा लोग जो है शिफ्ट हुए थे फ्रॉम पोलैंड टू अमेरिका. कब? इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century when more than 1 million Poles migrated to the US. इतना ज़्यादा लार्जेस्ट वेव क्यों कहा है? अराउंड 1 million पोल्स. पोल्स मतलब अगेन जो पॉलिश पीपल हैं जो पोलैंड को बिलोंग करते हैं उनको पोल्स कहा गया है. तो 1 million पोल्स जो हैं अराउंड पीपल वो शिफ्ट हुए थे इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century टू अमेरिका फ्रॉम पोलैंड. क्लियर. पोल्स क्या है भाई? पॉलिश पीपल. तो कहीं पॉलिश पढ़ते हो, पोल्स पढ़ते हो, दैट ऑल बिलोंग्स टू व्हाट? द पीपल हु आर नेटिव टू द कंट्री पोलैंड. क्लियर. तो यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया. आई डोंट थिंक इस पे कोई क्वेश्चन आने वाला है. इट्स जस्ट अ बेसिक नॉलेज कि आपको समझ आ जाए कि भाई क्यों इमिग्रेशन सबकी बात हो रही है. क्लियर. ऑल राइट. The Polish state did not exist at that time. अब एक प्रॉपर पॉलिश स्टेट नहीं था जैसा आज है, वैसा पॉलिश एक प्रॉपर स्टेट डेवलप्ड नहीं था ड्यूरिंग दैट टाइम जब ये स्टोरी की बात हो रही है. And the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. यानी कि जैसी कंट्री से वो लोग आते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रशिया से शिफ्ट हो रहा है तो उनको उस तरीके से अलग देखा जाता था, रशियन पोल्स बोल दिया जाता था. कोई जर्मनी से शिफ्ट होता था तो जर्मन पोल्स बोल दिया जाता था. क्लियर. तो उनको जिस जगह से वो आए हैं, जो उनकी ओरिजिन है, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाता था, ना कि एथनिसिटी पे बेस्ड. एथनिसिटी मीन्स द फैक्ट और स्टेट ऑफ बिलोंगिंग टू अ सोशल ग्रुप दैट हैज अ कॉमन नेशनल और कल्चरल ट्रेडिशन. यानी कि देखो अमेरिका में शिफ्ट हुए हैं तो ऐसा ट्रीट कर सकते हैं ना कि कॉमन कल्चर है, कॉमन ट्रेडिशन है जो फॉलो किया जा रहा है.
दैट इज व्हाट एथनिसिटी, जो हम बोलते हैं ना एथिकल वैल्यूज, राइट। तो एथनिसिटी पे बेस्ड ना जज करते हुए या ट्रीट करते हुए इन्हें इनकी कंट्री के ओरिजिन पे बेस्ड ट्रीट किया जाता था कि फ्रॉम वट एवर कंट्री दे हैव कम, अकॉर्डिंग टू दैट उनको उस तरीके से नाम दे दिए जाते थे या बुलाया जाता था। क्लियर? They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. As already told, जो भैया रशिया कंट्री से गए होंगे यहाँ पर, they were known as Russian Poles. The ones who came from Germany, German Poles, और जो ऑस्ट्रेलिया से गए थे, they were known as Austrian Poles. Clear? तो according to the origin of their country, उनको different नाम दे दिया जाता था. Clear? All right. One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its सबअर्ब्स। अगर सबसे ज़्यादा एक पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी देखी जाए, यानी कि जो लोग पोलैंड से शिफ्ट हुए हैं, राइट, तो अगर उनकी कम्युनिटी देखी जाए, अगर सबसे बड़ी कहीं पाई जाती है तो वो पाई जाती है शिकागो और उसके आसपास के एरियाज में। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। तो सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी कौन है भाई? शिकागो। क्लियर? तो सेकेंड लार्जेस्ट है तो कोई फर्स्ट लार्जेस्ट भी होगा, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। तो जो कैपिटल ऑफ पोलैंड है वॉर्सो, वो जो है दैट इज द फर्स्ट पॉलिश सिटी एंड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इज शिकागो। क्लियर? ऑल राइट। Polish Americans were sometimes discriminated against in the US as were the Irish, Italians and Jews. अब जिस तरीके से आयरिश पीपल, इटालियन पीपल, जूस पीपल जो होते हैं, इनको एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। सेम वे में जो डिफरेंट पोलैंड के लोग हैं, जो पॉलिश पीपल हैं, दे वर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड। तो बेसिकली एक छोटा सा आपको आउटलाइन दे दिया है कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय पॉलिश कम्युनिटी, पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी, क्यों ये लोग शिफ्ट हुए हैं, इन्हें अलग तरीके से ट्रीट क्यों किया जाता है, बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू दैट प्लेस। क्लियर? तो इसी वजह से जो हमारा कैरेक्टर है वांडा पेट्रन्स की, उसे भी इस ही रीजन की वजह से मेजरली बहुत ज़्यादा अलग ट्रीट किया जाता था, डिफरेंट ट्रीट किया जाता था। Clear? All right. According to the US 2000 सेंसस, यानी कि सेंसस मतलब क्या होता है? जो जनगणना होती है, राइट, एक कैलकुलेशन होता है। तो 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग, जो 2000 जो साल था हमारा, उसमें जो सेंसस हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट 667,414 अमेरिकन, इतना नंबर जो है पता चला था ऑफ द पीपल ऑफ द अमेरिकन ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people. क्या लिखा है यहाँ पर देखो कि जो सेंसस की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग इतने लोग जो हैं वो क्या बोलते थे भाई, उनकी एज अराउंड 5 years से कम की बात हो रही है। दूसरी बात, ये पोलैंड लैंग्वेज यानी जो उनकी लैंग्वेज होती है वहाँ की, वही लैंग्वेज रिपोर्ट किए गए थे बोलते हुए, पॉलिश लैंग्वेज, जो कि क्या है? इट इज 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। यानी जो लोग इंग्लिश छोड़कर बाकी लैंग्वेजेस बोलते हैं, उस टोटल में से, अब बहुत सारी लैंग्वेजेस होगी, राइट, तो उनमें से जो लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, दैट अकाउंटेड फॉर अराउंड 1.4% और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, या फिर पूरी यूएस की पॉपुलेशन का 0.25% जो है वो अकाउंट करते हैं ये लोग, जो कि क्या बोलते थे? पोलैंड की भाषा। क्लियर? ऑल राइट। Now we'll completely begin our story. तो इतना जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, that is all because आपको पता हो कि डिफरेंट कम्युनिटीज होती थी, लोग यूज्ड टू इमिग्रेट और एमिग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उस तरीके से उनको डिफरेंट ट्रीट किया जाता था बिकॉज दे डिड नॉट बिलोंग टू देयर ट्रेडिशन, देयर कल्चर। क्लियर? तो उनको नाम दे दिया जाता था रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स और व्हाटएवर। और इस तरीके से वांडा पेट्रन्स्की इज ऑल्सो वन ऑफ द गर्ल्स जो कि इमिग्रेट करके आई है टू अदर कंट्री, टू अमेरिका। तो इस वजह से शी वॉज ऑल्सो इल ट्रीटेड। नाउ वील कंप्लीटली बिगिन द स्टोरी कि एग्जैक्टली होता क्या है स्टोरी में। क्लियर? टुडे यानी आज की बात हो रही है जब स्टोरी बिगिन हो रही है। सो टुडे मंडे वांडा पेट्रन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। आज की बात हो रही है जिस दिन मंडे है, जिस दिन ये स्टोरी बिगिन हो रही है, और उस दिन वांडा पेट्रन्स्की जो कि हमारी मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, वो अपनी जगह पर अपनी सीट पे नहीं थी, यानी इन द क्लासरूम वो अपनी सीट पे बैठी हुई नहीं थी। बट नोबडी, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absent.
अब वो थी ही नहीं क्लास में। अब सपोज ऐसा होता है ना, देखो आप पूरी क्लास में ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि ग्रुप बने होते हैं, राइट, फ्रेंड्स के, हमारे भी फ्रेंड्स के ग्रुप बने होते हैं क्लासेस में। तो कोई ना कोई अगर फ्रेंड एब्सेंट होता है तो एटलीस्ट एक पर्सन तो आइडेंटिफाई कर लेता है या फिर नोटिस कर लेता है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एब्सेंट इन द क्लास, राइट। बट जब वेंडा पेट्रिन्स्की की बात हो रही है, द डे शी वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, किसी ने भी नोटिस नहीं किया, बाकी क्लासमेट्स हो या स्पेसिफिकली पेगी हो या मेडलिन हो, मैडी जिसका नाम हम आगे पढ़ेंगे, या मेडलिन हो, जिन दोनों ने ये पूरा मजाक स्टार्ट किया है जिसपे हम पूरी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, यानी कि बुली करना, फन बनाना, मॉक करना, ये सब चीजें स्टार्ट की थी इन दोनों ने। और इन दोनों ने भी वैंडा की एब्सेंस को नोटिस नहीं किया, बल्कि इनको तो ऑलरेडी ऐसा लगता होगा ना, राइट, कि व्हेनेवर दे फाइंड हर वो उसका मजाक उड़ाए, बट दे वर आल्सो नॉट एबल टू नोटिस हर एब्सेंस। Usually, Vanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. ज्यादातर क्या होता था ना, वैंडा कहाँ बैठती थी, वैंडा बैठती थी सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। सब पता होना चाहिए, यानी रूम नंबर 13 की लास्ट रो की बात हो रही है, ठीक है, उसमें भी लास्ट सीट के नेक्स्ट वाली सीट, क्लियर। यानी कि रूम है जो, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये टीचर है, ठीक है, सामने बैठी, तो उनके सामने सारी रोज होती हैं, जो सबसे लास्ट रो होती है अकॉर्डिंग टू, अगर यहाँ डोर है तो सबसे लास्ट रो होने वाली, ठीक है, जो सबसे लास्ट रो है उसकी जो लास्ट सीट है उसके नेक्स्ट वाली सीट पे कौन बैठता था, वैंडा, क्लियर। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. कहाँ बैठती थी भाई वैंडा? She used to sit in the कॉर्नर ऑफ द क्लास, सबसे लास्ट में कॉर्नर में, कोने में बैठती थी वो, जहां पर कौन बैठता था, बहुत से रफ बॉयज, यानी वो होते हैं ना जो बिल्कुल मिस्चीवियस मस्तीखोर बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, बिल्कुल लास्ट सीट्स पे बैठ के मस्ती मजाक करते हैं, उन बच्चों के साथ वैंडा बैठती थी। Who did not make good marks? Obviously भाई रफ बॉयज हैं, मिस्चीवियस है, मस्ती वस्ती करते हैं, तो अच्छे नंबर भी उनके नहीं आते थे। The corner of the room where there was most scuffling of फीट, जहां पर सबसे ज्यादा स्कफलिंग ऑफ फीट का मतलब क्या होता है, नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड। कुछ लोग होते हैं ना स्पेशली जो बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, क्या करते हैं भाई, अपने शूज से ड्रैग करते हुए, खिसकाते हुए, घसीटते हुए, जो बोलते हैं, बहुत ज्यादा आवाजें करते हैं अपने पैरों से, बहुत नॉइजी सा एनवायरमेंट होता है, और ये वही होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा मिसचीवियस बच्चे बैठे होते हैं। तो यही चीज लास्ट की बिल्कुल रो में देखी जाती थी, दैट एनवायरमेंट, और यही आप वैंडा पेट्रिन्स्की को बैठे हुए देखोगे। Most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. और सबसे ज्यादा हंसी मजाक की बातें, मस्ती वस्ती जो होती थी वो उधर ही होती थी, जो क्लास की बिल्कुल लास्ट की रोज होती थी, लास्ट की सीट्स होती थी, वहां पे बहुत ज्यादा मस्ती मजाक चलता था, शांति बिल्कुल नहीं होती थी, और बहुत ज्यादा मर्ड और डर्ट भी होता था, यानी बहुत ज्यादा गंदगी होती थी, बिकॉज ये बच्चे क्या है, मिस्चीवियस बॉयज हैं, यानी रफ बॉयज हैं, राइट। तो ये लोग क्या करते होंगे भाई, पूरा टाइम मस्ती ड्रैग करना है, बाहर मिट्टी विट्टी में खेल के आते होंगे, तो पूरी मर्ड डर्ट सब कुछ वो पूरी क्लास में फैली होती थी लास्ट रोज में, ठीक है। और वहीं आप किसको देखोगे, वैंडा पेट्रिन्स्की को देखोगे बैठे हुए। वैंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। अब देखो, जब भी अब आपने पढ़ा कि कहाँ बैठती थी वैंडा, तो उस हिसाब से अगेन आप क्या कर लोगे, जज कर लोगे, राइट, कि वैंडा अगर ऐसी जगह पे बैठती है जहां पर मिस्चीवियस बॉयज, रफ बॉयज बैठते हैं, तो वो भी डेफिनेटली क्या होगी, बहुत मिस्चीवियस होगी, मस्तीखोर होगी, राइट। तो ये क्या हुआ, देखो हमने यहीं से जज करना स्टार्ट कर दिया, जो हमारा पूरे चैप्टर का एक मैसेज है देखा जाए तो आपको लगा भाई वैंडा जहां बैठती है तो उन्हीं लोगों की तरह होगी, ऐसा नहीं था। शी वॉज नॉट एट ऑल नॉइजी और रफ, इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन थी। शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो इतनी चुपचाप रहती थी, यानी शी वॉज अ पर्सन जो चुपचाप रहना पसंद करती थी, और बहुत मुश्किल से कभी इत्तेफाक से उसने किसी से कभी बात की होगी। शी नेवर हैड एनी कॉन्वर्जेशन विद एनीबॉडी इन द क्लास। तो वो जो है रफ बॉयज जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे बैठती जरूर थी, बट दैट डजंट मीन कि वो भी उसी तरीके से मिस्चीवियस या मस्तीखोर वाली बच्ची थी। And nobody had ever heard her laugh out loud. और पूरी क्लास में किसी ने उसको जोर से हंसते हुए भी नहीं देखा आज तक, ना वो किसी से बात करती थी, ना वो ज्यादा हंसी मजाक करती थी। She was a very serious, quiet student. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was
ऑल। कभी कभी ऐसा होता था मुश्किल से कि एक क्रूक्ड टाइप की स्माइल, क्रूक्ड का मतलब क्या होता है, ऑकवर्ड होता ना, कुछ लोग जो मतलब मन नहीं होता हंसने का बट ऐसी ऐसी बिल्कुल हंस देते मुंह बना के, जैसे अगर आप यहाँ पिक्चर पे देखो, ठीक है। तो इस तरीके की स्माइल होती थी किसकी, वैंडा की। कभी कभी यानी मुश्किल से कभी रेयरली वो एक क्रूक्ड टाइप की स्माइल दे देती थी फेस पर, बस दैट्स इट, यानी यहीं पे स्टोरी खत्म है। उसके बाद उसका कोई ऐसा ना बातचीत करते हुए, ना हंसते हुए, ना किसी से इंटरेक्ट करते हुए कभी नहीं देखा गया उसको। Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी को भी समझ नहीं आता था कि वैंडा जो बिल्कुल ऑपोजिट है ऑफ दोज रफ बॉयज जो लास्ट सीट्स पे बैठते हैं, राइट, बिल्कुल उन बच्चों की से क्या थी, बिल्कुल ऑपोजिट थी, राइट। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ नहीं आता था या क्लास में बच्चों को समझ नहीं आता था कि वैंडा वहाँ क्यों बैठती है, क्योंकि वो खुद ऐसी है नहीं कि इसको मस्ती वगैरह चाहिए या उसको पढ़ना नहीं है, तो इस वजह से शी कैन एंजॉय द कंपनी ऑफ द रफ बॉयज, बट ऐसा कुछ नहीं था। शी हरसेल्फ वाज वेरी क्वाइट, बहुत काम कंपोज सी बच्ची थी, तो वो वहाँ क्यों बैठती थी इसका रीज़न किसी को समझ नहीं आता था। बट एक रीज़न उनको लगता था कि वो कहाँ को बिलोंग करती थी, वो रहती थी बॉगिन्स हाइट्स नाम की जगह पे, और वहां से हमेशा उसके पैर में क्या होता था, पैर में बहुत ज्यादा ड्राई मड यानी सूखी मिट्टी लगी हुई होती थी। केक्ड मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि पूरी तरीके से पैर या शूज जो भी हैं वो मड में भरे हुए रहते थे उसके। मे भी हो सकता है वो जहाँ से आती थी बॉगिन्स हाइट से, वहाँ पे इतने डेवलप्ड रोड्स वगैरह ना हो, सब कुछ मिट्टी वगैरह हो, तो वहां से वो आती थी तो उसके शूज जो है हमेशा केक्ड होते थे इन ड्राई मड। बिकॉज ऑफ दिस लोगों को लगता था मे बी चलो एक चीज मैच कर रही, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ड्राई मड या मिट्टी रहती थी लास्ट रो या लास्ट सीट्स के टाइम जहाँ पर भी है क्लास में, तो उससे बिल्कुल रिलेट कर पाते थे लोग कि मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजंस। बट अदर देन दैट इनको कोई रीजन नजर नहीं आता था कि भाई क्यों वैंडा वहां पर बैठती है। क्लियर, ऑलराइट। बट नो वन रियली थॉट much about Vanda Petrinsky once she sat in the corner of the room. बट जैसे ही वैंडा क्लास में एंटर करके लास्ट सीट में बिल्कुल कॉर्नर में बैठ जाती थी, उसके बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, या उनके पास ऐसा कोई बोल सकते हो टाइम नहीं लेते थे वो लोग कि उसके बारे में सोचें, राइट। यानी टोटली उसको ऐसा बोल सकते हो बिल्कुल क्लास का एक डिफरेंट पार्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। नोबडी एवर बॉदर्ड कि उसके बारे में कभी सोचे कि यार क्यों वैंडा वहाँ बैठते हो, या उससे पूछे जाके व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस, हमारे साथ क्यों नहीं बैठती हो। ये सारी चीज़ें जो है कभी भी वैंडा पेट्रिन्स्की के बारे में उन्होंने नहीं सोची कि वो है क्या, भाई है तो क्लासमेट ना हमारी, तो उससे कभी बात कर लें या पूछ लें भाई वहाँ क्यों बैठती हो, बातचीत तो ज़्यादा करती नहीं हो, मस्ती वस्ती करती नहीं हो, फिर वहाँ जाके क्यों बैठते हो। बट जैसे ही वो क्लास में आके बैठती थी नोबडी एवर बॉदर्ड कि भाई उसके बारे में थोड़ा सा भी सोचें। The time when they thought about Vanda was outside of school hours at noon time. बट कब उनको वैंडा के बारे में ध्यान आता था, जब पूरी क्लास वगैरह खत्म हो जाती थी, स्कूल ओवर होता था दोपहर के टाइम, नून टाइम पे, तो स्कूल के बाद का जो टाइम होता था ना, तब ये लोग को कौन याद आती थी, भाई वैंडा याद आती थी। When they were coming back to school or in the morning early before school बिगैन, यानी कि जब वो स्कूल से वापस घर जा रहे होते थे नून टाइम पे, तब या तो वो वैंडा के बारे में कुछ सोचते थे, या फिर जब बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब स्कूल आने के पहले का टाइम है सुबह सुबह का, तब वो वैंडा के बारे में थोड़ा बहुत सोचते थे। When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. और क्यों याद करते थे भाई, ऑब्वियसली वैंडा से उनको कोई ऐसा प्रॉपर सोशल इंटरेक्शन तो करना नहीं था, उसका मजाक उड़ाना था, मॉक करना था, फन करना था, ठीक है। इस वजह से क्या होता था, या तो 2 या 3 या उससे ज्यादा के बड़े ग्रुप में इस पे हंसते थे लोग, वैंडा के बारे में बात कर करके हंसते थे, मे बी उसके नाम के बारे में या उसकी पर्सनैलिटी, उसकी ड्रेस, व्हाटएवर, इन सब चीजों पे उस पे हंसा जाता था। तो लोगों को कब याद आती थी वैंडा की, जब वो फ्री टाइम में होते थे, जब उनको फन वाली फीलिंग आ रही है कि चलो किसी का मजाक उड़ाते हैं, तब उनको वैंडा पेट्रिन्स्की की याद आती थी। क्लियर, कहां पर, टू द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड यानी जो स्कूल का प्लेग्राउंड होता है वहां पर। क्लियर, ऑलराइट। Then sometimes they waited for Vanda to have fun with her. और कभी कभी वो क्या करते थे, या तो देखो अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाने से पहले अगर वैंडा उनको दिख जाती थी तो तब उसका वेट करते थे, उसका फन मजाक उड़ाने के लिए, या फिर स्कूल के बाद जब नून टाइम होता था, स्कूल आवर्स ओवर होने वाले होते थे, उसके बाद वो कभी कभी वेट कर लिया करते थे ताकि वो वैंडा का मजाक उड़ा सके। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, हमने क्या देखा था, बिगनिंग कब हो रही थी स्टोरी की, मंडे के दिन, जिस दिन वैंडा थी ही नहीं क्लास में। क्लियर, अब नेक्स्ट डे क्या है भाई, ट्यूसडे। नाउ द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वैंडा वाज नॉट इन स्कूल ईदर। अब नेक्स्ट डे क्या होता है भाई, वैंडा जो है वो अपने स्कूल में फिर से नहीं थी, मंडे के दिन भी नहीं थी, शी वाज नॉट देयर ऑन ट्यूसडे टू, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। एंड व्हाट वाज द अदर थिंग जो कि भाई कंटिन्यू ही है कि अगेन किसी ने नोटिस नहीं किया भाई वैंडा फिर से क्लास में एब्सेंट है, शी इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास।
बट ऑन वेंसडे यानी कि द थर्ड डे, नेक्स्ट डे, but on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. But जब थर्ड डे आया यानी वेंसडे, उस दिन पैगी और मैडी ने ये नोट किया कि वो लोग कहाँ बैठे थे भाई, वो लोग वहाँ बैठे थे जो बच्चे मिस्चीवियस रफ बॉयज थे जो लास्ट रो की सीट पे बैठे थे, उनके सामने जाके बैठे वो लोग, और तब उनको दिखा कि भाई वैंडा पेट्रिन्स की तो बैठी ही नहीं है लास्ट रो में लास्ट सीट पे. देन दे नोटिस द एब्सेंस ऑफ वैंडा इन द क्लास. क्लियर. ट्रैक का मतलब क्या हुआ, वॉक करना, यानी कि जो लोग मड में वॉक करते हुए आ रहे हैं तो उनको देखते हुए उनको समझ आ गया कि हाँ ठीक है वैंडा पेट्रिन्स की भी क्लास में नहीं है. क्लियर. ऑल राइट. पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. अब पेगी जो है जो बहुत मजाक उड़ाती है वैंडा का, शी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. वाई? शी वॉज प्रिटी, शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. देखो ज्यादातर यही होता है क्लासरूम में, सबसे ज्यादा फेमस बच्चा कौन होता है, या तो वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा रिच हो, या टॉपर हो क्लास का, राइट. इसके अलावा अगर कोई एवरेज सा स्टूडेंट होता है क्लास में जो ना ब्यूटीफुल है अकॉर्डिंग टू यू, ना फिर वो रिच है, ना ही वो ज्यादा टैलेंटेड है, या फिर बहुत ज्यादा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो क्या करते हो उस बच्चे को बिल्कुल अलग ट्रीट किया जाता है, राइट. सेम वे यहाँ पर जो है पेगी को बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट क्यों मिलता था क्लास में, बिकॉज शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज वेरी रिच, बहुत अच्छे कपड़े थे उसके पास, प्रिटी प्रिटी कपड़े पहन के आती थी वो, और उसके अलावा उसके जो बाल हैं वो भी क्या थे, बहुत ब्यूटीफुल कर्ली हेयर थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और जो मैडलिन या मैडी की बात हो रही है वो उसकी सबसे क्लोज या सबसे ट्रू या बेस्ट फ्रेंड कह लीजिए वो थी. The reason Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. अब ये चीज आपको यहाँ ध्यान में भी रखनी है, बिकॉज आपसे पूछा जा सकता है कि कंटिन्यूसली 2 दिनों तक कभी भी पैगी या मैडी ने वैंडा की एब्सेंस को नोटिस नहीं किया, बट सडनली क्या हुआ कि वेंसडे को थर्ड डे पे वैंडा की एब्सेंस को नोट कर लिया गया. क्यों? क्योंकि उस दिन वो वैंडा की वजह से ही स्कूल आने में लेट हुए थे. ऐसा क्यों? दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वैंडा टू हैव सम फन विथ हर एंड शी जस्ट हैड नॉट कम. यानी कि वो लोग उसका वेट कर रहे थे बाहर स्कूल के कि भाई अब आएगी वैंडा, अब आएगी वैंडा, तो हम थोड़ा बहुत मजाक उड़ाएंगे उसको, थोड़ा सा टीज करेंगे, फिर स्कूल जाएंगे. बट उस दिन वैंडा आई नहीं, और वेट करते करते क्या हुआ, इन लोग का टाइम वेस्ट हो गया, ये लोग स्कूल के लिए लेट हो गए. और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि भाई उनका नुकसान हुआ है, वो स्कूल के लिए लेट हुए हैं, वो भी किसकी वजह से, वैंडा की वजह से. बल्कि रीजन क्या है, वो खुद रुके थे उसका मजाक उड़ाने के लिए, बट उनको लग रहा था कि वैंडा की वजह से हम जो है स्कूल के लिए लेट हो गए. एंड देन दे वर एबल टू नोटिस कि हाँ भाई वैंडा पेट्रिन्स की तो एब्सेंट है क्लास में. They often waited for Vanda Petrinsky to have fun with her. और हमेशा से ऐसा होता था कि ज्यादातर क्या करते थे ये लोग, वेट करते थे उसका आफ्टर स्कूल आवर्स या फिर बिफोर कमिंग टू स्कूल, कि वैंडा जिस रोड से आएगी या फिर वे तो वही रहने वाला है स्कूल का, तो जैसे ही वो हमें दिखेगी तो हम उसका थोड़ा बहुत मजाक उड़ाएंगे, उसको टीज करेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस. क्लियर. ऑल राइट. नाउ वैंडा पेट्रिन्स्की, most of the children in room 13 did not have names like that. अब ये जो नाम था वैंडा, जो पेट्रिन्स्की हमारी कैरेक्टर है मेन, इसका नाम कैसा है भाई, वैंडा पेट्रिन्स्की. अब हम लोग के लिए ऑब्वियसली इतना डिफिकल्ट या ऐसा नहीं लग रहा कि भाई अजीब नाम है, बिकॉज नाउ डेज हमें ये सब चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि भाई नाम के बेसिस पे अजीब सा नाम है, मजाक उड़ाना है, ऐसा कुछ. बट एट दैट टाइम क्योंकि बहुत कम लोग अलग होते थे या इमिग्रेंट्स होते थे, तो इसको भी यानी वैंडा को भी जस्ट बिकॉज ऑफ अ नेम ऐसा ट्रीट किया जाता था कि यार ये बहुत अजीब नाम है, क्योंकि ऐसा नाम किसी का नहीं था पूरा क्लास में, और अकेली सिर्फ ये थी जिनका नाम क्या था, वैंडा पेट्रिन्स्की. दे हैड नेम्स ईजी टू से. अब जो बाकी के बच्चे थे ना क्लास में, उनका नाम थोड़ा ऐसा होता था कि इजीली आप बोल सकते हो. वैंडा पेट्रिन्स्की वाज kind of complex name for the other students like थॉमस, स्मिथ और एलन, यानी इस टाइप के नाम होते थे इनकी क्लास में. थॉमस हो गया, स्मिथ हो गया, एलन हो गया, यानी जो नाम बहुत इजी लगते थे. वैंडा कुछ डिफरेंट नेम होता था इन लोगों के लिए. There was one boy named Bounce, Willy Bounce. बस एक नाम था, ऑब्वियसली इस नाम पे तो हमें भी हंसी आ रही है कि भाई एक नाम था, क्लास में एक बच्चा था, बॉय था, उसका नाम था थोड़ा अजीब सा, बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी. और लोगों को लगता था कि हाँ भाई ये नाम थोड़ा फनी है, बट सेम चीजें वैंडा के लिए भी सोचते थे, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रिन्स्की वाज. बट इन लोगों के लिए पेट्रिन्स्की ज्यादा फनी साउंड करता था इनको एज कम्पेयर टू बाउंस, विली बाउंस. इन लोगों के लिए पेट्रिन्स्की थोड़ा ज्यादा फनी साउंड करता था. वैंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, और वैंडा के कोई दोस्त नहीं थे. क्यों भाई, ऑब्वियस से दिख रहा है कि लास्ट में बैठती थी, बिल्कुल कॉर्नर पे, वहां बैठती थी जहां पे उसके जैसे बच्चे नहीं बैठते थे, राइट. वहां कौन बैठता था, जो मस्तीखोर बिल्कुल बच्चे होते हैं वो बैठते थे, और ये तो बहुत क्वाइट बिल्कुल शांत सी बच्ची थी, तो इसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम
अलोन। वो स्कूल आती भी अकेली थी, यानी कोई फ्रेंड्स नहीं थी कि ग्रुप के साथ जाते हैं हम लोग, बस में जाते हैं, वैन्स में जाते हैं, जो तो हमारा ग्रुप होता है राइट, तो हम एक साथ बिल्कुल एंटर वेंटर करते हैं स्कूल में। बट वैंडा के अनफॉर्चुनेटली कोई भी दोस्त नहीं थे, तो वो स्कूल से आती स्कूल जाती भी अकेली थी और स्कूल से घर भी अकेले जाती थी। She always wore a faded blue dress that did not hang right. वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती थी। आपको पता होना चाहिए लाइन, बिकॉज वी विल यूज दिस इन अ लॉट ऑफ आंसर्स, ठीक है। जो वैंडा पेट्रन्स की है हमारी कैरेक्टर, वो हमेशा एक ही ड्रेस पहन के आती थी स्कूल, जो कि क्या होती थी, ब्लू कलर की, थोड़ी फेडेड। फेडेड का मतलब क्या होता है, डिम कलर्ड होता है ना, कि कभी कभी कुछ कपड़े हम बार बार वॉश हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इसका कलर फेड हो गया, यानी कि वो फीका पड़ गया है कलर, जो ब्राइट प्यारा सा नया कलर होता है वो थोड़ा डल पड़ गया, दैट इज व्हाट फेडेड मीन्स। तो वैंडा की जो ड्रेस थी वो ब्लू कलर की थी, थोड़ी फेडेड थी, एंड दैट डिड नॉट हैंग राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, डिड नॉट फिट प्रॉपरली, यानी देखो हो सकता है कि वैंडा हमें पता है एक पुअर गर्ल है, तो हो सकता है उसके पास एक ऐसी ड्रेस हो जो उसकी फिटिंग की ना हो, यानी उसके लिए स्पेसिफिकली खरीदी ना हो, किसी ने उसको दी हो, या फिर उसकी कोई सिबलिंग्स हो जिनकी हम बोलते हैं कि जब बड़े भाई बहन होते हैं उनके कपड़े दे देते हैं छोटे भाई बहन को, हो सकता है, वी डोंट नो, उसका रीजन अभी तक हमें नहीं पता। बट उसकी जो ड्रेस थी वो उसको डिड नॉट हैंग राइट, यानी उसको फिटिंग की नहीं थी, उसकी मेजरमेंट्स की नहीं थी। इट वॉज अ ड्रेस मे बी विच वॉज अ लिटिल लूज फॉर हर, थोड़ी लूज थी उसके लिए, और फेडेड थी और ब्लू कलर की थी, क्लियर। और इसी ड्रेस में डेली आप वैंडा को स्कूल में देख सकते हो। इट वॉज क्लीन, स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया भाई ड्रेस के बारे में बहुत सी चीजें देखो पता होनी चाहिए। ब्लू, फेडेड, डिड नॉट हैंग राइट। नेक्स्ट क्या है भाई, कि वो क्या थी, क्लीन थी। ऐसा नहीं था कि ड्रेस बहुत डर्टी है, बिल्कुल धुली हुई नहीं है, क्लीन ड्रेस थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयर्नड प्रॉपर्ली। बट ऐसा लगता था कि कभी भी उस ड्रेस को आयरन नहीं किया गया है। जो आयरनिंग मतलब जो हम प्रेस करते हैं, आयरन बोलते हो, जो भी बोलते हो आप, तो वो उस तरीके से उसकी आयरन नहीं लगती थी ड्रेस जो थी। ऐसा लगता था कि साफ तो है, बट कुछ रिंकल्स टाइप के ड्रेस में लगते थे। शी डिड नॉट हैव any friends but a lot of girls talk to her. उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बट बहुत सी जो लड़कियां हैं वो उससे बात जरूर करती थी। देखो बहुत डिफरेंट चीज है, आप अगर किसी क्लासरूम में हो या आप कहीं भी जाते हो, लोग आपसे बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, राइट। तो वैंडा से कुछ गर्ल्स थी जो बात करती थी, इंटरेक्ट करती थी, बट दे वर नॉट हर फ्रेंड्स. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. But कभी कभी क्या होता था, जब ये वैंडा जो है वो खड़े होकर क्या देखती थी कि कुछ लड़कियां जो है, बच्चे जो है क्या खेलते थे, वो ग्राउंड पे हॉपस्कॉच खेलते थे। हॉपस्कॉच का मतलब क्या होता है, जिसको आप शायद हिंदी में स्टापू या समथिंग ऐसा कोई गेम बोलते हैं। कुछ बॉक्सेस बने होते हैं जिसपे कुछ नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, एंड यू थ्रो सम मार्बल या स्टोन, और फिर आप वॉक करके जाते हो, इस जिसे आप हिंदी में शायद आई थिंक लंगड़ी भी बोला जाता है। तो बहुत से नाम है इस गेम के। तो हॉपस्कॉच इज दिस पर्टिकुलर गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू ओवर स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, यानी स्क्वायर्स बने होते हैं ना ग्राउंड पे, जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, तो उस पर हॉप करते हैं। हॉप का मतलब क्या होता है, एक पैर से दूसरे पैर से ऐसे जंप करना, दैट इज व्हाट हॉपिंग इज। तो हॉपस्कॉच, ठीक है। तो ये गेम जो है कुछ बच्चे खेल रहे होते थे ग्राउंड पर, और इसे जब वैंडा खड़े होकर देखती थी, तो कुछ लड़कियां आकर उसको सराउंड करके खड़ी होती थी, एंड दे यूज्ड टू टॉक टू हर समटाइम्स, क्लियर, ऑल राइट। Vanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. अब पैगी हमेशा ऐसी बोलती थी वैंडा, एक ऐसी कर्टियस सी वॉइस में, कर्टियस मतलब बिल्कुल एक अच्छी सी वॉइस में, प्यार भरी वॉइस में। तो कर्टियस वॉइस में वो हमेशा पैगी जो है वैंडा का नाम लेती थी, ऐसे एक रिस्पेक्ट के साथ कि जैसे वो मिस मेसन से बात कर रही हो ना। हु इज मिस मेसन? मिस मेसन इज द क्लास टीचर या टीचर ऑफ द पेगी, वैंडा एंड मैडलिन, यानी जिस क्लास में वो पढ़ते हैं उस क्लास की टीचर हैं कौन? मिस मेसन, ठीक है। तो अब इनसे जैसे टीचर से आप कैसे बात करते हो, बहुत पोलाइटली बात करते हो, आप बहुत प्यार से नाम लोगे, लाइक मिस मेसन, मे आई, इस तरीके से। तो सेम कर्टियस, बिल्कुल सिविलाइज्ड मैनर में जो पेगी है वो भी वैंडा का नाम लेती थी। वैंडा, शी वुड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? यानी कि एक होता है ना कि आप
बिल्कुल प्यार से किसी की जब बोलते हैं कि इंसल्ट करना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे कौन करता था, पैगी करती थी, ठीक है। तो पैगी जो है बहुत प्यार से वांडा का नाम लेकर बोलती थी, और पहले क्या करती थी, शी यूज्ड टू गिव नज टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स, यानी कि जो फ्रेंड्स खड़े रहते थे उनको वो नज, नज मतलब एक जेंटल पुश, एक छोटा सा जो है ना ऐसा धक्का देते हैं बिल्कुल ऐसे साइड करने के लिए, दैट इज व्हाट अ नज मीन्स। तो एक जेंटल सा पुश देकर वो बोलती थी किसको, पैगी को, वांडा को, कि वांडा तुमने कब कितना बताया था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में, प्लीज फिर से बताना। यानी कि शी यूज्ड टू मेक फन ऑफ वांडा, क्योंकि वांडा सिर्फ एक ड्रेस पहन के आती थी, तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए पूछते थे कि अच्छा तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में, जरा बताओ। क्लियर, ऑलराइट। 100 वांडा वर्ड से, और वांडा क्या बोलती थी, मेरे पास 100 यानी 100 ड्रेसेस हैं। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. और जैसे ही वांडा बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, इमेजिन देयर इज अ गर्ल जो एक ही ड्रेस में फेडेड सी ड्रेस में आ रही है जो उसकी फिटिंग की भी नहीं है, और वो बोले मेरे पास 100 ड्रेसेस है, राइट। तो इस चीज को सुन के आपका क्या बिल्कुल ध्यान वहां चला जाएगा, शॉक्ड हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे, राइट। तो इसी शॉक या सब्सक्राइब जो सरप्राइज है, इसके साथ वहाँ के सारे लोगों ने एक्सक्लेम यानी कि बिल्कुल शॉकिंग तरीके से बोला कि 100 ड्रेसेस है तुम्हारे पास। ऑल द लिटिल गर्ल्स incredulously मतलब शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, यानी कि एक होता है ना जो बिल्कुल अनबिलीवेबल चीज होती है जब, तो वहाँ की जितनी भी लिटिल गर्ल्स थी वो इस तरीके से बोलती हैं या एक्सक्लेम करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, जो एक साउंड इस तरीके से बता रहा है कि यार ये हमें भरोसा नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं। और जितने भी छोटे बच्चे हॉपस्कॉच खेल रहे थे उस वक्त, वो गेम खेलना बंद कर देते हैं और सुनने लगते हैं कि चलो अब आगे हम सुनते हैं कि क्या सच में तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस है। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, और वांडा ने बोला हाँ बिल्कुल मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सब लाइन से टंगी हुई है मेरे क्लोजेट में। Then her thin lips drew together in silence, और उसके बाद जो उसके thin lips हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, यानी she just becomes quiet, अब वो कुछ नहीं बोलती है, एकदम से चुप हो जाती है। तो इसका drew in silence यानी कि एकदम से चुप हो जाना। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. अब पैगी जो है वो और मजाक उड़ा रही है, वो क्या बोल रही है कि अच्छा ठीक है तुम्हारी ड्रेस किसकी बनी हुई है, सिल्क की बनी हुई होगी, आई बेट यानी मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल ये भरोसा है कि सब सिल्क की होंगी तुम्हारी ड्रेसेस, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। और फिर वांडा क्या रिप्लाई करती है, हाँ डेफिनेटली मेरी सारी ड्रेसेस जो हैं वो सिल्क की हैं और मेरे पास बहुत सारे कलर्स की ड्रेसेस हैं। वेलवेट टू, और फिर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पहले जो पैगी है वो पूछती है अच्छा तुम्हारे पास सिल्क की ड्रेसेस है सारी, तो वांडा बोलती है डेफिनेटली मेरे पास सिल्क की ड्रेसेस हैं, बहुत सारे कलर्स की ड्रेसेस हैं। फिर पैगी बोलती है अच्छा वेलवेट की भी ड्रेसेस हैं क्या तुम्हारे पास, तो या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट। और फिर एक स्टॉलिडली मतलब विदाउट फीलिंग, नॉट शोइंग एनी फीलिंग, तो विदाउट अ फीलिंग और बगैर उस चीज को फील करते हुए वांडा बोलती कि बिल्कुल डेफिनेटली मेरे पास वेलवेट की भी ड्रेसेस हैं, एंड ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, यानी जो मेरा क्लोजेट है, कबर्ड है, उसमें सब लाइन से मेरी ड्रेसेस रखी हुई हैं और मेरे पास टोटल 100 ड्रेसेस हैं, सिल्क की भी, वेलवेट की भी और बहुत ब्यूटीफुल कलर्स की भी। Then they had let her go, and then before she would gone very far, they could not help bursting into shrieks and peals of लाफ्टर। और फिर वो क्या करते हैं, दे वुड लेट हर गो, ठीक है, उसको बोलते थे चलो ठीक है, फिर उससे कुछ नहीं पूछते थे, उसको जाने देते थे, और जैसे ही उन्हें बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करती थी, उनसे ज्यादा दूर नहीं गई ही, तभी क्या करते थे ये लोग एकदम से बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर का मतलब क्या है, स्क्रीम एंड लाउड लाफ्टर, यानी जोर जोर से हंसना, किसी के ऊपर मजाक उड़ाते हुए। इस तरीके से वहाँ के सारे बच्चे, पैगी हो गई, उसकी फ्रेंड मैडी हो गई, बाकी जो बच्चे थे वहाँ पर, सब बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। कब, जब वो थोड़ी दूर ही गई हो, ताकि वांडा भी सुन पाए कि ठीक है तुम्हारा हम मजाक उड़ा रहे हैं और हमें बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ है कि तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं। क्लियर, ऑलराइट। 100 dresses? Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. अब यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि देखो obviously 100 ड्रेसेस तो नहीं है वांडा के पास, क्यों, क्योंकि रोज एक वही ब्लू फेडेड सी ड्रेस वो पहन के आती थी, और जिस इंसान के पास 100 ड्रेसेस होंगी तो डेफिनेटली वो रोज चेंज करके पहन के आएगा, राइट। बट वांडा तो वही एक ड्रेस पहनती थी, तो क्यों उसने इस तरीके की स्टोरी बनाई, झूठ बोला, या ऐसा क्या सच में उसके पास 100 ड्रेसेस है तो वो पहन के क्यों नहीं आती वो ड्रेसेस को, राइट। तो ये एक पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था वांडा ने कि भाई व्हाई डिड शी से कि मेरे पास पूरी 100 ड्रेसेस हैं। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड?
अब उससे एक और बार कोई क्वेश्चन, यानी कभी ना कभी उसको मॉक करते करते कुछ ना कुछ पूछ ही लेते थे, तो इस बार उससे क्या पूछा, अच्छा ठीक है तुम्हारे पास कितने पेयर ऑफ शूज हैं वो बता दो। 60 pairs all lined up in my closet. और वैंडा अगेन वुड आंसर, शी वुड से कि भाई मेरे पास अराउंड 60 पेयर ऑफ शूज हैं जो सब के सब कहाँ, मेरे क्लॉजेट में रखे हुए हैं। Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. अब इसमें क्या हुआ भाई, exaggerated का मतलब क्या होता है, देखो, done in an extremely manner that does not seem sincere or natural, यानी कि क्राइज यानी कि ऑब्वियसली बहुत जोर जोर से हंसने लगना, एग्जैजरेटेड ज्यादा बड़ा चढ़ा के, और पोलाइटनेस का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत प्यार से नम्रता से किसी से बात करते हो तो एक नकली बिल्कुल दिखाना कि जो नेचुरल नहीं है, सिंसियरिटी, उस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिएक्ट करते हैं उस पर, किस पे, वैंडा पे, जब वो बोलती है मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज हैं। फिर सब उससे पूछते हैं अच्छा ऑल अलाइक, क्या सब एक जैसे दिखते हैं तुम्हारे 60 पेयर्स ऑफ शूज? सो वैंडा आंसर्स, ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट। नहीं नहीं भाई, सारे पेयर जो है मेरे पास डिफरेंट शूज के हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही टाइप के 60 पेयर ऑफ शूज हैं, मेरे पास हर टाइप के डिफरेंट डिफरेंट 60 पेयर्स हैं ऑफ शूज। ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, और जितने भी कलर्स हैं मेरे पास सारे कलर्स हैं, और सब जो है बिल्कुल अच्छे से लाइन में क्लॉजेट में रखे हुए हैं। Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. अब हमें पता है कि भाई ये लोग क्या करते थे, ये लोग मजाक उड़ाते थे वैंडा का, कभी स्कूल के पहले या स्कूल जब छुट्टी हो जाती थी उसके बाद, राइट, आफ्टर स्कूल आवर्स। तो ये लोग क्या करते थे, पैगी, मैडी या जब बाकी के बच्चे ग्रुप में मॉक करते थे इसको, राइट, फन करते थे, इसका मजाक उड़ाते थे, तो सबसे ज्यादा धीरे धीरे मजाक उड़ाते उड़ाते सब अपने घर चले जाते थे या क्लासरूम में चले जाते थे, डिपेंड्स ऑन कि ये लोग कब इसका मजाक उड़ा रहे हैं। बट जो पैगी और मैडी है, क्योंकि मैडी भैया कौन है, पैगी की इनसेपरेबल फ्रेंड, यानी कि ट्रू फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जो कभी अलग नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये दोनों सबसे आखिरी में जाते थे, यानी दे वुड जस्ट ट्राई एवरी लिमिट, हर एक लिमिट तक बिल्कुल आखिरी तक ट्राई करते रहते थे कि उसको बिल्कुल मजाक उड़ाएं, उसकी इंसल्ट करें लोगों के सामने, उसका एक तरीके से एक मॉक करें, उसको फन करें, ठीक है। तो ये लोग सबसे लास्ट में जाते थे उसका पूरी तरीके से इंसल्ट करके। फाइनली वैंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट। नाउ दिस इज हैपनिंग आफ्टर द स्कूल आवर्स, ठीक है, जब स्कूल खत्म हो गया उसके बाद इसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो जब जैसे ही पैगी और मैडी जो है पूरी तरीके से जब संतुष्ट हो जाते थे, सेटिस्फाइड हो जाते थे कि हाँ भाई आज के लिए बहुत इतना, तो वो लोग जब जैसे ही जाते थे तो फिर वैंडा यूज टू स्टार्ट फॉर हर होम, कि वो अब धीरे धीरे स्ट्रीट पे वॉक करके अपने घर के लिए जाती थी। हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, और ऑब्वियसली एक क्या बोले, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है उसकी लाइफ में, कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ट्रू फ्रेंड है, ना उससे कोई अच्छे से बात करता है, उसको सब कॉर्नर करते थे क्लास में, तो उसकी वजह से क्या है, डल आइज और माउथ क्लोज, यानी बिल्कुल शांति से सैडनेस के साथ वो अपने घर के लिए निकलती थी। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन। हिचिंग का मतलब क्या होता है, मूव इनटू डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है, तो जो उसका लेफ्ट शोल्डर है वो उसको मे बी बार बार ऊपर नीचे या डिफरेंट पोजीशंस में मूव करती थी। हो सकता है, देखो रीजन ऐसा हो सकता है कि उसकी ड्रेस जो है उसको फिट नहीं थी, राइट, उसकी मेजरमेंट की नहीं थी, तो मे बी हो सकता है कि ड्रेस या तो बहुत ज्यादा टाइट हो या लूज हो, जिसकी वजह से शी यूज्ड टू जस्ट create those movements, ठीक है। तो hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school अलोन। और फिर उसके बाद स्कूल जाना या घर जाना, जो भी उस वक्त की चीज होती थी, वो खुद अकेले जाती थी, कैरिंग हर डल आईज, हर माउथ क्लोज्ड एंड हिचिंग एवरी नाउ एंड देन हर शोल्डर, क्लियर। तो इस तरीके से उसका रोज का रूटीन था, भाई जाना है, फन होगा, फिर स्कूल जाना है, स्कूल से बाहर आना है, फिर उसका मजाक उड़ेगा, देन वो घर जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें उसके साथ रोज होती थी। नाउ पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। अब हमें पता है भाई पैगी और मैडी जो है वो मजाक उड़ाते थे किसका, वैंडा का, और सबसे ज्यादा मजाक उड़ाने से स्टार्ट किसने किया, ये ड्रेसेस का, शूज का, ये सब फन स्टार्ट किसने किया था, पैगी ने। तो पैगी के लिए बोला जा रहा है कि वो इतनी क्रूअल नहीं थी, कठोर नहीं थी, कि भाई वो उसका नेचर ही ऐसा था कि वो सबको बुली करती थी। तो शी वॉज नॉट रियली क्रूअल। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, जो छोटे बच्चे जिनको बुली किया जाता है ना, व्हाट इज बुलिंग, दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, उसको कहते हैं बुली करना, ठीक है, टीज करना, परेशान करना किसी को। तो अगर कोई छोटे बच्चों को बुली करता था, उन्हें डराने की कोशिश करता था, तो इससे बल्कि पैगी जो है बचाती थी उन छोटे बच्चों को। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर वो किसी एनिमल को इल ट्रीट करते हुए देखती थी या कोई एनिमल्स को परेशान करता था, तो वो अगर ये सब चीजें देखती थी तो शी यूज्ड टू क्राई फॉर आवर्स, यानी बहुत घंटों तक वो रोती थी कि भाई एनिमल्स को कोई क्यों मिसट्रीट करता है। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर
डोंट यू थिंक दैट इट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वैंडा? और अगर कोई उससे ऐसा कह दे कि तुम्हें नहीं लगता कि भाई अगर तुम्हें देखो क्रूएलिटी पसंद नहीं है, तुम बुली करना पसंद नहीं करती हो किसी को, तो फिर वैंडा को इस तरीके से ट्रीट करना क्या ये क्रूअल नहीं है, क्या ये कठोर नहीं है? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती इस चीज पे। पता है क्यों? शी वुड से क्रूअल, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? भाई ये क्रूअल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने बोला क्यों ऐसा कि भाई उसके पास 100 ड्रेसेस है। अगर मैंने पूछा है कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तो यू शुड से कि मेरे पास नहीं है ज्यादा ड्रेसेस, मेरे पास एक ही ड्रेस है। बट उसने ऐसा क्यों बोला कि भाई मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं? तो इस चीज पे शी यूज्ड टू थिंक कि नहीं भाई, अगर उसने ऐसा बोला है तो आई विल मेक फन ऑफ हर। Anybody could tell that was a lie। और कोई भी बता सकता है पूरे क्लासरूम में या स्कूल में कि डेफिनेटली वैंडा जो है वो झूठ बोल रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, क्योंकि उसके पास 100 ड्रेसेस है ही नहीं। Why did she want to lie? तो उसने झूठ क्यों बोला? ये चीज सोचते हुए शी वुड थिंक कि नहीं मैं सही कर रही हूँ, ये बिल्कुल क्रूअल नहीं है, क्योंकि अगर सामने वाला झूठ बोलता है तो ठीक है, फिर तो मैं और बोलूंगी, ठीक है। And she was not just an ordinary person, else why did she have a name like that? और उनको ऐसा लगता था कि वो कोई आम बच्ची नहीं है हमारी तरह, वो तो भाई कुछ अलग है, क्योंकि उसका नाम अलग है, ठीक है। तो ये सब जो थिंकिंग हो गई ना, जजमेंट्स उसके दिमाग में बैठ गए थे, तो इस वजह से उसको लगता था कि नहीं मैं सही कर रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, बट कभी भी उसको रुलाया नहीं था उन लोगों ने, यानी पेगी, मैडी या जो बाकी के बच्चे हैं, कभी उसको रुलाते नहीं थे कि भाई तुम इतना ज़्यादा टीज कर देना, इतना ज़्यादा परेशान कर देना कि शी क्राइज, बट ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो दे थॉट कि वो जो कुछ भी कर रहे थे तो वो एवरीथिंग वॉज राइट फॉर देम, ठीक है। क्यों? क्योंकि शी लाइड, उसने झूठ बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her। यानी कि रोज जो पेगी पूछती थी वैंडा से कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने शूज हैं, कितने हैट्स हैं, और भी चीजें जो भी होता था पूछने के लिए, तो ये सब चीजें जो रोज होती थी ना कहीं मैडी जो है वो इन सब चीजों से क्या हो गई थी, ये बॉदर होने लगी थी, उसको परेशानी होती थी अंदर से कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो मैडी को अच्छा नहीं लगता था कि पेगी इस तरीके से वैंडा को क्वेश्चंस करती है इन सब चीजों से रिलेटेड। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, ऐसा क्यों? क्योंकि मैडी खुद भी एक पुअर गर्ल थी, द वे वैंडा वॉज। तो मैडी भी गरीब थी, तो शी कुड अंडरस्टैंड कि इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन का क्या मतलब होता है? ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन, यानी कि जब पुराने कपड़े हो जाते हैं किसी के, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी बच्चे को दे देते हैं ताकि किसी के काम आ जाए, उसे हम कहते हैं हैंड मी डाउन। यानी किसी के पुराने कपड़े जो है अगर आप पहनते हो, दैट इज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, ठीक है। तो मैडी खुद जो है वो एक गरीब बच्ची थी, शी वाज अ पुअर गर्ल, और वो क्या पहनती थी? वो खुद किसी और के दिए हुए कपड़े पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अपॉन बॉगिन्स हाइट और हैव अ फनी नेम। और उसको हमेशा ऐसा लगता था कि थैंक गॉड एटलीस्ट मैं यानी बॉगिन्स हाइट्स पे नहीं रहती हूँ, यानी जहाँ वैंडा रहती है, या मेरा वैंडा की तरह एक अजीब सा नाम नहीं है, नहीं तो फिर मेरा भी इसी तरीके से मजाक उड़ता जिस तरीके से वैंडा का क्लास में उड़ता है। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them round and saying nothing herself। और फिर क्या होता था ना, कभी कभी जब ये वैंडा से यही ट्रीटमेंट चलता रहता था, पेगी उससे जब क्वेश्चंस करती थी, तो कहीं ना कहीं वो जो मॉकिंग पोलाइट वॉइस में पेगी पूछती, मॉकिंग मतलब फन करना, ठीक है, फॉल्स मेंट टू मेक फन ऑफ, यानी एक नकली पोलाइटनेस के साथ। यहाँ पर मॉकिंग का मतलब फॉल्स है, ठीक है, बट जनरली मॉकिंग का मतलब क्या होता है, यानी किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। तो एक बिल्कुल नकली सी पोलाइट वही वॉइस में हमेशा पेगी पूछती थी किससे? वैंडा से, ये डिफरेंट क्वेश्चंस कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये कितनी ड्रेसेस हैं, कितने शूज हैं। और मैडी फेल्ट एम्बैरेस्ड, और ये सुन सुन के मैडी को जो है बहुत बुरा लगता था। शी यूज्ड टू फील अशेम्ड, शी यूज्ड टू फील वेरी अनकंफर्टेबल, एम्बैरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स। अब वो कुछ और तो कर नहीं सकती, तो वो क्या करती थी, उसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे, जो कंचे जिन्हें बोलते हो, तो उनको खेलती थी या उनको देखती रहती थी। शी यूज्ड टू रोल देम एंड से nothing herself and saying nothing herself, यानी वो खुद से कुछ नहीं बोलती थी, वो मजाक नहीं उड़ाती थी वैंडा का, या फिर वो साथ नहीं देती थी पेगी का कहीं ना कहीं, बट वो क्या करती थी, जब ये चीजें होती थी, जब पेगी मजाक उड़ा रही है वैंडा का, तो मैडी यूज्ड टू प्ले विद द मार्बल्स जो उसके हाथ में होते थे। Not that she felt sorry for Wanda, exactly, she would never have paid any attention to Wanda if
Peggy had not invented the dresses game. ऐसा कुछ नहीं था कि उसको वैंडा की तरह सॉरी वगैरह फील हो रहा है, या ऐसा कुछ है कि उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैंने कुछ कर दिया है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। मैडी कभी ध्यान ही नहीं देती वैंडा पे। अगर पेगी इस तरीके का गेम, यानी कि ये जो उसने स्टार्ट कर दिया था ना, बार बार इन चीज़ों के बारे में पूछना, ड्रेसेस का पूछना, शूज़ का पूछना, और एकदम से वैंडा का बोल देना कि मेरे पास तो भाई 100 ड्रेसेस हैं, तो ये सब चीज़ें अगर नहीं होती तो कहीं ना कहीं मैडी कभी ध्यान भी नहीं देती वैंडा पे। But suppose Peggy and all the others started in her next. She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. But अगर उसको ऐसा कभी लगा कि उसने बोल दिया कि भाई मुझे बुरा लगता है कि तुम वैंडा का मजाक उड़ाते हो, छोड़ दो, अगर पैगी को ऐसा कभी गलती से बोल दिया तो उसको ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि भाई फिर वैंडा को छोड़कर सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। क्योंकि भले ही वो वैंडा जितनी पुअर नहीं थी, वैंडा ज्यादा गरीब लड़की थी, वो इतनी गरीब नहीं थी, बट देन टू वो गरीब थी, शी वॉज पुअर। तो उसको लगता था कि अगर मैं इस तरीके से बिहेव करूंगी जहां मुझे सॉरी फील हो रहा है फॉर वैंडा, तो फिर कहीं ना कहीं पैगी और उसके जो अगर फ्रेंड्स हैं वो मेरा भी मजाक उड़ाने लगेंगे, फिर मैं नेक्स्ट विक्टिम या नेक्स्ट टारगेट बन जाऊंगी इन लोगों का। Of course she would have more sense than to say she had 100 dresses. But उसको समझ आ गया मैडी को कि भाई ऑब्वियसली मेरे पास इतना तो दिमाग है कि अगर कोई मुझसे पूछेगा तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, राइट? क्योंकि ऑब्वियस है, उसको देख के समझ आता था कि भाई उसके पास 100 ड्रेसेस तो नहीं है। तो ये जो बार बार पैगी पूछती थी वैंडा से, और वैंडा आंसर्स भी इस तरीके से देती थी, मेरे पास 100 ड्रेसेस है, मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं, तो ये चीज़ जो है मैडी को समझ आ गई थी कि मैं तो कभी ये जो नॉनसेंसिकल चीज़ नहीं करूंगी कि मैं झूठ बोल दूँ, ठीक है? तो इसीलिए उसको ऐसा लगता था कि गलती से मेरे से अगर कभी ये लोग पूछते हैं या मुझे विक्टिम बनाते हैं या मुझे टारगेट करते हैं, तो मैं डेफिनेटली ये आंसर तो नहीं देती। Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Patrinsky. But definitely, उसको फिर भी ये चीज़ नहीं थी कि मैं आंसर इस तरीके का नहीं दूंगी तो मुझे टीज कर ले या क्या। तो उसको ये बिल्कुल नहीं चाहिए था कि उसको नेक्स्ट टारगेट की तरह ट्रीट करें ये लोग, और इसको इल ट्रीट करें, बुली करें पेगी और उसके फ्रेंड्स। बट उसको इस चीज़ के लिए भी बुरा लगता था, और उसको कहीं ना कहीं ये था कि यार पेगी अब बंद कर दे, अब पेगी जो है वैंडा पेट्रिन्स्की को तंग करना बंद कर दे। क्लियर? ऑल राइट। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज वो लोग भले ही स्कूल के लिए लेट, यानी एक पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है, तो ये लोग लेट हो गए स्कूल के लिए, राइट? हमें पता है, बट वो लोग खुश हैं, मैडी खुश है। क्यों? क्योंकि स्कूल के लिए भले ही लेट हो गई, बट उसको वैंडा का मजाक उड़ाना नहीं पड़ा। यानी कि ऐसा फिर दिन नहीं आया कि जब उसको बुरा फील हो कि क्यों वैंडा का बार बार मजाक उड़ता है, तो वो मजाक नहीं उड़ा उस दिन वैंडा का। तो इस चक्कर में मैडी को इस चीज का बुरा नहीं लग रहा था कि वो स्कूल के लिए लेट हो गई है, बल्कि उसको अच्छा लग रहा था कि थैंक गॉड आज के दिन तो वैंडा का किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। She worked her arithmetic problems absent-mindedly. और फिर absent-mindedly का मतलब क्या होता है? जब हमारा दिमाग कहीं और चलता है, यानी हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं, और उस वक्त हम कोई काम कर रहे हैं, यानी कि हम absent-mindedly, ऐसा बोलते हैं ना, बंद दिमाग के साथ काम कर रहे हो, राइट? तो जब आपका उस पर्टिकुलर चीज पे फोकस नहीं है जो आप कर रहे हो, तो उसे आप बोलोगे absent-mindedly। क्लियर? तो एक डिस्ट्रैक्टेड मैनर में, एक बिल्कुल absent-mindedly क्या हो रहा था, ये जो मैडी है वो अपने अर्थमेटिक यानी मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रही थी। एंड शी वाज सॉल्विंग इट लाइक 8 times 8, लेट्स सी, यानी कि शी वाज काउंटिंग कि हाँ भाई 8 times 8 जो 8 का टेबल है कि 8 times 8 क्या होगा, लेट्स सी। क्लियर? तो एक एब्सेंट माइंडेडनेस के साथ, एक डिस्ट्रैक्टेड वे के साथ शी वाज सॉल्विंग हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। क्लियर? ऑल राइट। She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. अब हमेशा उसको लगता था मैडी को कि इतना एटलीस्ट मेरे पास नर्व मतलब करेज, ठीक है? एक बोलते हैं ना हिम्मत, तो नर्व का मतलब क्या होता है? करेज होना। तो उसको ऐसा लगता था कि काश मेरे में इतनी हिम्मत आ जाए, मेरे में इतनी ताकत आ जाए कि मैं वो आई कैन बी एबल टू मस्टर अप करेज कि मैं जाके बोलूं किससे, पेगी को, या फिर पेगी को एक नोट लिख के दूं, एक लेटर लिख के दूं जिसमें क्या लिखा हो, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली भी बात कर सकती है ना पेगी से कि भाई छोड़ दो ये गलत चीज है, बट उसे पता है कि मेरे में इतना करेज नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको डायरेक्टली मुंह पे जाके बोल पाऊं, तो मैं एक नोट लिख दूंगी, एक लेटर लिख दूंगी, जिस लेटर में मैं लिख दूंगी हे पेग। अब ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो वो पेगी को पेग बोलती है, ठीक है? तो हे पेग कि हेलो भाई, जो भी मेरी फ्रेंड है, कि चलो अब हम ना वैंडा से ये पूछना बंद कर देते हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने शूज हैं। क्लियर? तो मैडी हमेशा से चाहती थी कि मैं एक नोट लिख दूं
या मैं डायरेक्टली बोल दूं किसको, पैगी को, कि यू नो दिस इज रॉन्ग और बार बार ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हमें वैंडा का। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. और उसने कोशिश भी की, उसने जैसे ही अपने मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना बंद किया, देन उसने क्या किया, उसने कोशिश की कि चलो ठीक है फाइनली मैं एक नोट लिख देती हूँ, और उसने नोट लिखना स्टार्ट किया। Suddenly she paused and shuddered. बट क्या हुआ, लिखते लिखते एकदम से वो रुक गई। She paused and shuddered. Shuddered का मतलब क्या होता है, शिवर, यानी एकदम से वो डर गई। She was trembling, she was shivering. क्यों, चलिए वो देखते हैं। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. और उसको इस तरीके से इमेजिनेशन हो रहा था कि अब जो है बाकी जो पैगी और उसकी जो बाकी दोस्त हैं वो खड़े होकर अब उसका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो वो अपने आप को पिक्चर कर रही थी, एकदम से लिखते लिखते नोट उसका पॉज हुआ। शी स्टॉप्ड राइटिंग द नोट, और फिर उसके दिमाग में चीज आई कि अब मैं जो हूँ स्कूल यार्ड में खड़ी हूँ और पैगी और उसके बाकी दोस्त अब मुझे अपना नया टारगेट मानते हुए मेरा मजाक उड़ा रहे। Peggy might ask her where she got the dress that she had on. और उसको ऐसा लग रहा था कि पैगी अब उससे पूछ सकती है सबके सामने कि चलो तुमने जो ये ड्रेस पहनी बताओ ये कहाँ से आई है। And Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings. और उसको सबके सामने बताना पड़ेगा मैडी को, जब पैगी पूछेगी कि भाई जो तुमने ड्रेस पहनी है वो कहाँ से आई है, तो मैडी क्या बोलेगी कि भाई मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो है पैगी की ही ड्रेस है, जो पैगी के पुराने कपड़े हो जाते हैं वो मैडी को वो दे देती है। और फिर मैडी की मम्मी क्या करती है, शी ट्राइज टू डिस्गाइज यानी कि छुपाना चीज़ों को। तो वो जो है न्यू ट्रिमिंग्स, न्यू डेकोरेशंस की मदद से उस ड्रेस को बोल सकते हो मॉडिफाई करने की कोशिश करती है, यानी कि ताकि लगे नहीं कि भाई ये तो वही ड्रेस है जो पैगी ने किसी दिन स्कूल में पहनी थी। तो उस ड्रेस को चेंज करने के लिए, थोड़ा बहुत अलग दिखाने के लिए, जो मैडी की मम्मा है वो कुछ ट्रिमिंग्स, कुछ डेकोरेशंस का यूज करके ड्रेस पे लगा देती थी, ताकि वो मैडी की ड्रेस जो है पैगी की ड्रेस से थोड़ा डिफरेंट लगे। क्लियर। तो अगर पैगी ने सबके सामने पूछ लिया मैडी से कि जो तुम्हारे पास कपड़े हैं वो कहाँ से आते हैं, तो उसको सबके सामने बोलना पड़ेगा कि भाई पैगी के ही कपड़े हैं जो वो मुझे दे देती है और फिर मैं उसको मॉडिफाई करके पहनती हूँ। So no one in room 13 would recognize it. ताकि वो क्यों करते थे, डिस्गाइज क्यों करती थी, उसकी मम्मा चेंजेस क्यों कर देती थी ड्रेस में, ताकि रूम 13 में कोई पहचान नहीं पाए कि भाई ये तो वही ड्रेस है जो पैगी के पास थी, यानी तुम पैगी के कपड़े पहन रही हो, ठीक है। तो मैडी जो है अपने आप को एक तरीके से इमेजिन करने लगी थी कि अगर गलती से मैंने पैगी को रोका और उसको समझाया कि वट एवर यू आर डूइंग टू वैंडा इज कम्प्लीटली रॉन्ग, स्टॉप डूइंग इट, तो फिर क्या होगा, फिर पैगी और उसके दोस्तों का अगला टारगेट क्या हो जाएगी, मैडी। यानी उसने खुद का इंसल्ट ना हो, खुद की मजाक ना उड़े पूरे स्कूल के सामने, इस चीज के डर से उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं लिखूंगी नोट टू पैगी कि तुम अब वैंडा का मजाक मत उड़ाओ। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Accord मतलब विश। अब उसने क्या डिसाइड कर लिया कि ठीक है अब किसी ना किसी दिन अगर पैगी खुद अपने दिमाग से सोच लेती है कि अब ठीक है अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं वैंडा का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, तो फिर ठीक है। अगर वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेती है कि हाँ भाई अब मुझे वैंडा का मजाक नहीं उड़ाना है, दैट वुड बी राइट फॉर मी, बट मैं खुद जाके नोट लिखूंगी या बोलूंगी तो अब मुझे हिम्मत नहीं है। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. होता है ना कब जब कोई चीज़ें हम सोचते हैं हमको बहुत परेशान कर रहा होता तो हम अपने बालों में हाथ डाल के कोई ना कोई एक्शन करते, राइट। तो वही चीज़ कौन कर रही थी, मैडी कर रही थी। शी जस्ट केप्ट हर हैंड्स इन हर ब्लॉन्ड हेयर, वो अपने बालों में अपने हाथ से अपने बालों को सहला रही थी, मे बी क्योंकि वो जो भी उसके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे, जो अनकंफर्टेबल चीज़ें आ रही थी, वो सब उनको हटाना चाहती थी। जो बार बार उसके दिमाग में आ रहा था कि नहीं वैंडा का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, बट अगर मैं साथ दूंगी वैंडा का तो पैगी मेरा मजाक उड़ाएगी। तो ये सब जो डिफरेंट थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे उनको हटाने के लिए शी जस्ट यूज्ड हर हैंड्स और वो अपने हेयर में कुछ कर रही थी। What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. और फिर अब उसको लग रहा था कि अब उससे क्या डिफरेंस क्या हो गया, इतना मैंने सोचा लिखने की कोशिश करी, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, राइट। यानी कि पहले वो टारगेट होती थी अब मैं टारगेट होंगी, तो ले दे के तो कुछ डिफरेंस होगा नहीं। तो उसने क्या किया, जो नोट उसने लिखा था अब उसको फाड़ दिया उसने बिल्कुल पीसेस में, एंड शी थ्रू इट अवे। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड। मैडी कौन थी भाई, हमें पता है कि सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, पैगी की क्लोजेस्ट इनसेपरेबल फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल
इन द होल रूम। और पेगी जो है पूरे रूम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। क्यों? हम ऑलरेडी जानते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल थी, उसके पास बहुत प्रिटी प्रिटी ड्रेसेस थी, तो इस वजह से पूरे रूम में शी वॉज फेमस, एवरीबडी लाइक्ड हर। तो कहीं ना कहीं वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो उसको नहीं बोल सकती थी कि यार छोड़ दो, मत करो वैंडा को परेशान। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट। और उसको लगता था कि भाई वो सबसे पॉपुलर लड़की है, सब उसको पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती जो गलत है, ठीक है। और इस तरीके से उसने अपने आप को समझा दिया, ठीक है, लीव इट, अब मत करो ऐसा कि नोट वोट लिखने की गलती। As for Vanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the school yard. और उसके लिए क्या था कि वैंडा एक ऐसी लड़की थी भाई, ठीक है, जो एक कोई नॉर्मल सी लड़की है, वो कहाँ रहती है? बॉगिन्स हाइट्स पे, और वो अपने स्कूल यार्ड में खड़ी रहती है। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। और वैंडा ने कभी भी किसी से मुश्किल से कभी बात की होगी। स्केर्सली का मतलब हार्डली, यानी कभी रेयरली उसने किसी से कभी कोई इंटरेक्शन किया होगा। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। बस एक ही बार जो है लास्ट टाइम जब बात हुई थी वैंडा की, वो थी जब उससे क्वेश्चंस किए जा रहे थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, उसने बोला था 100 ड्रेसेस, दैट्स इट। उसके अलावा उसका कभी किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था। शी नेवर यूज्ड टू टॉक टू एनीबॉडी। तो एक तरीके से इन लोग को लगने लगा कि ठीक है, वो एक नॉर्मल सी लड़की है जो बॉगिन्स हाइट पे रहती है, एंड शी सेड समथिंग अबाउट 100 ड्रेसेस एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ तो है नहीं, तो व्हाई शुड आई आस्क पेगी कि अब मत करो वैंडा से, ऐसी तरीके से मजाक मत करो। तो शी थॉट लीव इट, दिस वाज नॉट अ गुड आइडिया। Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored ट्रिमिंग्स। और मैडी को एकदम से जब ये थॉट्स चल रहे हैं उसके दिमाग में कि वैंडा को हमें नहीं परेशान करना चाहिए एवरीथिंग, तो एकदम से उसको ये एक थॉट आता है कि एक जो ड्रेस है जिसके बारे में उसको वैंडा ने बताया था, वो ड्रेस कौन सी थी? पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स। बिल्कुल पेल लाइट ब्लू कलर की ड्रेस थी जिसपे क्या थे? कलर्ड ट्रिमिंग्स। कलर्ड जो है डेकोरेशंस, यानी कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की चीजें लगी हुई थी उस पेल ब्लू ड्रेस पे। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश। और एक और ड्रेस के बारे में उसको याद आया जो उसे वैंडा ने बताई थी कि उसके पास जो 100 ड्रेसेस हैं उनमें से एक और ड्रेस है जो कौन से कलर की है? थोड़ा जंगल ग्रीन कलर है जिसपे रेड कलर का एक सैश लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की ड्रेस के बारे में उसको याद आता है जो वैंडा ने उसको बताया था। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड एंड प्रिटेंडेड एडमिरेशन। और जब वो इस ड्रेस के बारे में बता रही थी तो जो वहाँ की जितनी भी लड़कियां खड़ी हुई थी वो एक प्रिटेंड मतलब फेक करना, और एडमिरेशन मतलब जब आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आती है, यानी कि एक नकली सा एक एक्सप्रेशन दिखाना कि हाँ वाह कितनी अच्छी ड्रेस होगी तुम्हारे पास। और उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा था कि एक जंगल ग्रीन कलर की ड्रेस जिसपे रेड कलर का सैश लगा है, तो ऐसा लगेगा कि तुम एक क्रिसमस ट्री हो। जो क्रिसमस ट्री हम डेकोरेट करते हैं रेड कलर के डेकोरेशंस लगाते हैं इस जंगल ग्रीन कलर के पेड़ पे, तो सेम जो है वो लोग वहां का मजाक उड़ा रहे थे किसका? वैंडा का, कि भाई तुम तो इस ड्रेस में क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी अगर तुम ये ड्रेस पहनती होगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो हैं वो मैडी के दिमाग में रन कर रही थी, चल रही थी। Thinking about Vanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring कॉन्टेस्ट। और इन सब चीज़ों के बारे में सोचते सोचते 100 ड्रेसेस के बारे में जो क्लॉजेट में सारी ड्रेसेस लगी हुई हैं इनके बारे में सोचते सोचते एकदम से मैडी के दिमाग में चल रहा था कि उनके स्कूल में एक कलरिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, एक चीज़ें ड्रॉ करनी है, तो ड्राइंग जो कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है वो कौन जीतेगा। फिर इस पे इस थॉट पे मैडी का दिमाग रन करने लगा कि हु वुड बी दैट पर्सन जो इस कॉम्पिटिशन को जीतने वाला है। For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing मोटरबोर्ड्स। तो जो लड़कियां थी उनको क्या करना था? उनको डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस को डिजाइन करना था, दे हैड टू ड्रू सम ड्रेसेस। और जो बॉयज थे उनको एक मोटर बोर्ड की डिजाइन करनी थी, यानी जो भी बॉयज पार्टिसिपेट करते हैं दे हैव टू क्रिएट और डिजाइन अ मोटर बोट। Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. और मैडी का क्या मानना था कि भाई जो उसकी ट्रू फ्रेंड्स जो है इनसेपरेबल फ्रेंड है पेगी, वो ही गर्ल्स मेडल, यानी कि जो गर्ल्स टीम को मेडल मिलने वाला है, द वन हु विल विन द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द गर्ल्स ग्रुप। तो उसमें मैडी को लगता था कि पेगी वुड डेफिनेटली विन दिस मेडल, क्योंकि पेगी जितनी अच्छी ड्राइंग पूरी क्लास में कोई नहीं करता। वैसे ही पेगी क्या थी भाई? सबसे पॉपुलर लड़की थी, तो वो कुछ भी करे तो वो सबको सही लगता था। तो मैडी का भी यही मानना था कि भाई अगर कोई जीत सकता है तो वो पेगी जीतेगी, उसके अलावा और कोई है ही नहीं डिजर्विंग जो इस मेडल को जीतेगा। क्लियर? ऑलराइट, एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट। और मैडी का मानना था कि भाई कम ये हर चीज सोच रहा होगा, हर कोई क्लास में सोच रहा होगा कि अगर कोई गर्ल्स मेडल जीतेगा तो वो डेफिनेटली कौन होगा? वो डेफिनेटली पेगी होने वाली है।
She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. क्योंकि पैगी जो है वो कोई भी फिल्म स्टार का फोटो हो या मैगजीन में कुछ भी गिवन हो, वो उसको एज इट इज कॉपी कर लेती थी, एज इट इज ड्रॉ कर लेती थी और आप बता सकते थे कि हाँ भाई ये कौन है। यानी पैगी की बहुत अच्छी ड्राइंग स्किल्स थी। तो कहीं ना कहीं मैडी को लग रहा था कि हर कोई क्लास में, या उसको भी यही लग रहा था कि गर्ल्स मेडल अगर कोई जीतेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पैगी जीतेगी। Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners that they would know. The next day it was drizzling. और अब जो है मैडी ये सोचते सोचते उसको दिमाग में आता है कि चलो मुझे तो यही लगता है कि पैगी जीतने वाली है, बट लेट्स वेट फॉर द डे नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन जो है टीचर क्या करने वाली थी, वो विनर्स को अनाउंस करने वाली थी कि कौन है जिसने बॉयज टीम में से, कौन है जिसने गर्ल्स टीम में से इस ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता है। और जब नेक्स्ट डे के बारे में सोचने लगते हैं, नेक्स्ट डे बिगिन होता है, द नेक्स्ट डे दे गो टू स्कूल। और अगले दिन क्या हो रहा है, अगले दिन इट इज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का क्या मतलब होता है, वेरी लाइट रेन, यानी थोड़ी बहुत जो बूंदाबांदी होती है ना उसको आप कहते हो कि इट इज ड्रिजलिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट डे थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। और पैगी के पास जो अम्ब्रेला है उसमें मैडी और पैगी दोनों ही एक अम्ब्रेला के अंदर फटाफट स्कूल तक पहुंचे। Naturally, on a day like this, they did not wait for Wanda Petrinsky on the corner of Oliver Street. और एक ओलिवर स्ट्रीट नाम है, जब सड़क का नाम है, वहां पर नेचुरली लोगों ने ऐसे दिन, जिस दिन बारिश हो रही है और विनर्स अनाउंस होने वाले हैं, तो ऐसे दिन उन्होंने अपना टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझा फॉर वैंडा पेट्रिन्स्की। यानी कि वो लोग उस दिन वेट नहीं कर रहे थे कि वो खड़े होकर वैंडा का मजाक उड़ाए, और वो स्कूल के लिए चले गए। ओलिवर स्ट्रीट क्या है भाई, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन्स हाइट्स। क्यों भाई इसी ओलिवर स्ट्रीट पे वेट कर रहे थे, क्योंकि ये वही स्ट्रीट है जो बॉगिन्स हाइट की तरफ जाती है, यानी जहां पर वैंडा रहती है। तो इस स्ट्रीट पे खड़े होकर उन लोगों ने वैंडा का वेट नहीं किया, क्योंकि अगर वेट करते तो क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते जो वो नॉर्मली करते थे। बट उस दिन क्योंकि बारिश भी हो रही थी, इसीलिए उन्होंने सही नहीं समझा टू वेट फॉर वैंडा एंड टू मेक फन ऑफ हर। एनीवे, दे weren't taking chances on being लेट टुडे। और आज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे था भाई, विनर्स अनाउंस होने वाले थे, सबको तो यही था कि भाई पैगी जीतने वाली है। तो ऐसे दिन जिस दिन आपको अचीवमेंट एक बिल्कुल मिलने वाला हो, तो उस दिन आपको मन भी नहीं करता कि हम लेट हों, उस दिन आप जरूरत से ज़्यादा जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हो। तो ये लोग भी उस दिन लेट जाना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि दैट वॉज अ स्पेशल डे, बिकॉज टुडे वॉज इंपॉर्टेंट। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। और फिर पैगी ने मैडी से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है यार, आज क्या मिस मेसन यानी जिनकी टीचर है, क्या वो विनर्स के बारे में आज अनाउंसमेंट करेंगी या नहीं करेंगी? ओह, आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। मैडी ने बोला कि मुझे लगता है कि जैसे ही हम एंटर होंगे वैसे ही विद इन अ मिनट या सो मिस मेसन क्या कर देंगी, विनर्स का अनाउंसमेंट कर देंगी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। और फिर मैडी ने क्या बोला कि भाई डेफिनेटली ये तो श्योरिटी है कि तुम ही जीतोगी, यानी पैगी को उसने श्योरिटी दिलाई कि एवरीबडी नोज, हमें भी पता है, तुमको भी पता है कि और कोई तो जीत ही नहीं सकता, सिर्फ तुम हो जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ द गर्ल्स टीम। क्लियर? ऑल राइट। होप सो सेड पैगी ईगरली। और इस पे रिप्लाई किया पैगी ने कि हाँ भाई मुझे भी ऐसी आशा है, आई ऑल्सो होप सो, कि बिल्कुल आई एम एक्साइटेड कि मुझे ही ये मेडल मिले। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. जैसे ही वो क्लासरूम में पहुंचे वो लोग रुक गए एकदम से, एंड दे gasped. Gasped मतलब breathe with open mouth. एक होता है ना मुंह खुला का खुला रह जाना जो आप बोलते हो, that is known as gasped in English. तो ये लोग जो हैं जैसे ही क्लासरूम में एंटर हुए, मैडी और पैगी, वो जो है रुक गए और उनका मुंह खुला का खुला था, यानी कि they were shocked, they were surprised. ऐसा क्या हुआ था? There were drawings all over the room on every ledge and window sill. जो ड्राइंग्स थी जो ड्राइंग कंपटीशन था वो हर जगह प्रेजेंट था। वो लेज हो यानी बिल्कुल ऊपर का कॉर्नर हो, वो विंडो सिल हो यानी लोअर पोर्शन ऑफ अ विंडो हो, एवरीवेयर हर जगह जो है बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रेसेस की फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, ड्राइंग्स लगी हुई थी। Dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping पेपर। और क्या थी भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन्स थी, बहुत ब्यूटीफुल ब्रिलियंट ब्राइट कलर्स थे। लैविश का मतलब वेरी ग्रैंड, यानी होता है ना बहुत ही ब्यूटीफुल, एक प्रॉपर इतनी अच्छी एडवांस लेवल की कोई ड्राइंग कर देता है तो आपको ऐसी फीलिंग आती है वाओ दिस इज सच अ ब्यूटीफुल ड्राइंग। सेम टाइप की बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ करी हुई पूरे क्लासरूम में जो है लगी हुई थी। और ये ब्यूटीफुल से कलर्स, डार्जलिंग लैविश डिजाइंस देखकर सब बच्चों के मुंह खुले के खुले रह गए। दे वर शॉक्ड कि वाओ इतनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स किसने बनाई है।
There must have been 100 of them, और अराउंड 100 ड्रेसेस की फोटोज जो है क्लास में लगी हुई थी, ऑल लाइंड अप, और सब जो है लाइन से लगी हुई हैं. These must be the drawings फॉर द कॉन्टेस्ट. और उनको लगा ठीक है भाई अराउंड 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया होगा, तो उन्होंने कॉन्टेस्ट के लिए इतनी सारी ड्राइंग्स बनाई होंगी. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. और जैसे ही सारी ड्रेसेस देखी तो हर कोई रुक गया, हर कोई विसल करने लगा, सीटी बजाने लगा कि वाओ कितनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स हैं. एंड दे वर एडमायरिंग इट, प्रेज कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे कि वाओ कितनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स हैं. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced द विनर्स. और जैसे ही पूरी क्लास इकट्ठी हो गई, सारे बच्चे बैठ गए अपने सीट्स पे, मिस मेसन आई जो इनकी टीचर हैं, और उन्होंने अपने जितने भी विनर्स की जो भी लिस्ट है भाई, एक बॉयज टीम की, गर्ल्स टीम की, वो उन्होंने अनाउंस करना स्टार्ट किया. चलिए देखते हैं भाई हु इज द विनर. क्या पेगी ही विनर है या somebody else would be announced as the winner of the competition? Jack Beggles had won for the boys, she said. अब बॉयज की टीम जो मोटर बोट डिजाइनिंग थी, उसमें एक लड़के ने जीता है भाई ये कंपटीशन, जिसका नाम क्या था, जैक बेगल्स. तो ये नाम आपको पता होना चाहिए. For an outboard motor was on exhibition and in room 12 along with the sketches by all the other boys. और इसका जो स्केच था यानी मोटर बोट की जो डिजाइन थी किसकी, जैक की, वो जो डिजाइन है वो एग्जीबिशन, यानी कि एग्जीबिशन का क्या मतलब होता है, जब लोग आपकी मॉडल्स वगैरह आप रख देते हो या पिक्चर्स रख देते हो, लोग आके देखते हैं उसको, राइट. तो रूम नंबर 12 में इसकी जैक की ड्राइंग और बाकी जितने भी लड़कों ने अपनी ड्राइंग सबमिट की थी, जो स्केचेस सबमिट किए थे, वो रूम नंबर 12 में रखे गए हैं, ऐसा मिस मेसन ने इनको बताया. As for the girls, और अब बारी आती है कि भाई लड़कियों की टीम में से कौन जीता है. She said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, यानी कि उन्होंने क्या बोला कि ज्यादातर जो गर्ल्स थी उन्होंने या तो 1 या 2 जो है स्केचेस सबमिट किए थे. One girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. और फिर मिस मेसन बोलती हैं कि भाई जो लड़कियों की बारी आती है जब विनर अनाउंस करने की, तो उन्होंने बोला कि बाकी जो गर्ल्स हैं उन्होंने मुश्किल से 1 या 2 स्केचेस या ड्राइंग्स जो है सबमिट की थी, बट देयर इज वन गर्ल जो रूम नंबर 13 की है, और पूरे रूम नंबर 13 को बहुत प्राउड या गर्व फील करना चाहिए उस बच्ची पे, क्योंकि उसने अराउंड 100 ड्रेसेस की डिजाइंस दी हैं. सारी डिजाइंस डिफरेंट हैं, कोई भी एक जैसी नहीं है, और हर एक ड्रेस जो है बहुत ब्यूटीफुल है. तो ये चीज जो है वो मिस मेसन ने अनाउंस की कि भाई ये जो 100 ड्रेसेस है ना जिसकी तारीफ कर रहे हैं सब बच्चे, खुश हो गए देखकर, ये किसी एक ही बच्ची ने ड्रॉ कर कर सबमिट की है. In the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. और जो जजेस थे उनका मानना था कि भाई ऐसा नहीं है कि उन 100 ड्रेसेस में से 1 या 2 ही ऐसी कोई ड्राइंग है जिसको हम प्राइज दे सकते हैं, बल्कि 100 की 100 ड्रेसेस जो है वो इतनी ब्यूटीफुल हैं कि हर एक ड्रेस पे उस पर्टिकुलर गर्ल को प्राइज दिया जा सकता है. यानी वर्दी यानी कि लायक है, कि बिल्कुल हर एक डिजाइन फ्रॉम द 100 डिजाइन जो है डिजर्व करती हैं टू विन द प्राइज. I am very happy to say that Vanda Petrinsky is the winner of the girls मेडल. एंड जो 100 ड्रेसेस की बात हुई थी, किसने की थी भाई 100 ड्रेसेस की बात, वैंडा ने की थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सारी डिफरेंट हैं, सारी ब्यूटीफुल हैं, एंड दे ऑल आर लाइंड अप, राइट. तो ये सारी जो ड्राइंग्स थी वो वैंडा ने सबमिट की थी, और वैंडा पेट्रिन्स्की वाज अनाउंस्ड एज द विनर फॉर द गर्ल्स मेडल. Unfortunately, Vanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. But unfortunately, unluckily, Vanda प्रेजेंट ही नहीं है क्लास में, स्कूल ही नहीं आ रही है वो कुछ दिनों से, कि भैया उसको हम वो अवार्ड दे सकें जो अप्लॉज का क्या मतलब होता है, नॉइस मेड बाय क्लैपिंग टू शो अप्रूवल. बोलते हैं ना एक राउंड ऑफ अप्लॉज, यानी कि सब जब इकट्ठा ताली बजाते हैं, चीयर अप करते हैं कि वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस. तो वो चीज़ जो है उसके लिए वेट कर रही थी. तो मिस मेसन बोलती हैं कि भाई अनलकीली जो है वैंडा स्कूल में नहीं आ रही है कुछ दिनों से, बट उसके लिए सब जो अप्लॉज वेट हो रहे हैं, जो उसके लिए मेडल वेट कर रहा है, वो सब उसको देना है. तो अगर वो होती तो उनको बहुत ज्यादा खुशी होती कि हम उसको ये गिफ्ट दें. क्लियर? ऑल राइट. Let us hope she will be back
टुमारो। मिस मेसन बोलती है कि भाई ऐसा उम्मीद करते हैं कि कल वो आ जाएगी ताकि हम उसको मेडल वगैरह दे दें, उसकी तारीफ कर दें कि वाओ यू आर सच अ गुड ब्रिलियंट ड्राइंग आर्टिस्ट। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिटिव ड्राइंग्स। अब जो है टीचर बोलती है मिस मेसन कि अब जो है सारे बच्चे फाइल अराउंड, यानी कि टू वॉक इन अ लाइन, कि लाइन में सब वॉक कर सकते हैं ताकि सारी ड्रेसेस देख लो और उसकी ब्यूटीफुल जो ड्रेसेस हैं उन डिजाइंस को देखते हुए आप तारीफ कर सको कि वाओ सच अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट शी इज। क्लियर? ऑलराइट। So the children burst into applause। जब टीचर्स ने बोला ना कि यू कैन फाइल अराउंड द क्लास और उसकी एक्सक्विजिट जो ड्राइंग्स हैं, ब्यूटीफुल ड्राइंग्स हैं, वो आप सब देख सकते हो, ये सब सुन के इसके बारे में कि वांडा पेट्रिन्स्की ने अराउंड 100 ड्रेसेस की डिजाइंस बनाई हैं और उसके सारे ही जो डिजाइंस हैं वो वर्दी हैं टू विन अ प्राइज। ये सब सुन के एवरीबडी बर्स्ट इनटू अप्लॉज, यानी सब एक साथ तालियां बजाने लगे। सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड हैंड्स। ठीक है, तो बर्स्ट इनटू अपलॉज का इसका मतलब ये हो रहा है कि देखो एकदम से वो खुशी दिखी उनकी कि वाओ सच अ टैलेंटेड आर्टिस्ट शी इज। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। अब देखो ये जो ड्रेसेस की डिजाइंस हैं, ऑब्वियसली गर्ल्स तो इंटरेस्टेड होंगी, ऑब्वियस रीजंस है, बट बॉयज भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि हम भी देखें सारी ड्रेसेस। स्टैम्प ऑन द फ्लोर यानी स्ट्राइक फ्लोर विद फीट, यानी कि अपनी सीट से उठकर फ्लोर पर खड़े होना और जाकर देखना सारी ड्रेसेस को, ये चीज उनको भी मजा आ रहा था, यानी बॉयज वर ऑल्सो इंटरेस्टेड, इतनी ब्यूटीफुल डिजाइंस बनाई थी। Put their fingers in their mouths and whistle। सारे बॉयज का मन क्या हो रहा था कि भैया अब हम विसिल करें, सीटी बजाएं कि इतनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स कोई कैसे बना सकता है। Though they were not interested in dresses, obviously वो ड्रेसेस में तो इंटरेस्टेड थे नहीं कि भाई कौन सी ड्रेस कैसी दिख रही है, क्योंकि वो बॉयज हैं, उनको कुछ फर्क, उनको क्या मतलब, राइट? तो वो तो मोटर बोर्ड के डिजाइन में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, बट बिकॉज सारी ड्राइंग्स इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी खूबसूरत थी, तो वो ड्राइंग्स को देखकर हर एक चाहता था, हर एक बॉय हो या गर्ल हो, एवरीबडी वांटेड टू जस्ट क्लैप देयर हैंड्स, विसल, और वो सारी ड्राइंग्स को वो देखना चाहते थे कि वाओ दे आर सच ब्यूटीफुल डिजाइंस ड्रॉन बाय वांडा पेट्रिन्स्की। क्लियर? ऑलराइट। लुक पेग विस्पर्ड मैडी, और एकदम से मैडी और पेगी भी देख रहे हैं सारी ड्रेसेस, राइट? तो मैडी एकदम से पेगी को धीरे से बोलती है कि पेग देखो, यानी एक डिजाइन की तरफ पॉइंट आउट करके बोलती है, पेग देखो, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। हमें पता है कि मैडी सोच रही थी तो उसने दो ड्रेसेस की बात की थी, वन इज अ पेल ब्लू ड्रेस, राइट, विद सम कलर ट्रिमिंग्स, और दूसरी थी विद अ जंगल ग्रीन ड्रेस विद रेड सैश, राइट? तो इन दोनों ड्रेसेस के बारे में उसको याद था, तो वो जो है मैडी को बोलती है कि अरे वो देखो, वो ब्लू कलर वाली ड्रेस है जिसके बारे में वांडा ने हमको बताया था, कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है वो। Yes, said Peggy, and here's that green one, boy, and I thought I could draw। और फिर पेगी बोलती है कि हाँ ये तो ब्लू वाली है, और ये देखो ये वो ड्रेस है जो ग्रीन वाली विद रेड सैश जो था, वो ड्रेस हमें बताई थी किसने, वांडा ने, और मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो सिर्फ अच्छी अच्छी ड्राइंग कर सकती हूँ। यानी पेगी वो रियलाइज कर पा रही थी कि वांडा इज एक्सट्रीमली वेरी गुड आर्टिस्ट, और वो बहुत अच्छे से ड्राइंग्स बना सकती है, और वो देखकर कहीं ना कहीं पेगी को बहुत अच्छा लग रहा था डिजाइन्स को देखकर, कि मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो पूरी क्लास में बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकती हूँ, बट नहीं, वांडा जितनी अच्छी ड्राइंग मैं भी नहीं बना सकती। क्लियर? तो ये दोनों वो ड्रेसेस भी आइडेंटिफाई कर पा रहे थे जो किसने बताई थी इनको, वांडा ने बताई थी। क्लियर? ऑलराइट। The 100 Dresses is a very touching story। अब यहाँ पे पूरी स्टोरी खत्म होती है, ठीक है? आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि स्टोरी के आगे क्या होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि क्या है, द पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अभी तक की स्टोरी में हमें क्या समझ आ गया है, जल्दी से थोड़ा बहुत देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू द समरी, ओके, ऑफ द चैप्टर। तो इस पूरे चैप्टर में ये समझ आ गया है कि भाई वांडा जो 100 ड्रेसेस की बात कर रही थी, वो 100 ड्रेसेस कौन सी थी, वो 100 ड्रेसेस थी जो उसके दिमाग में थी, जो ड्राइंग्स वो बनाती थी, जो डिजाइन्स वो बनाती थी, उन 100 ड्रेसेस के बारे में वो बात कर रही थी। यानी अगर ध्यान से देखें तो वांडा जो है वो इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी अच्छी लड़की थी कि उससे जब ये बोला जाता था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो कोई और होता तो क्या करता, वो इमोशनली रिएक्ट करता, या फिर वो बोल देता कि नहीं नहीं मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, या फिर रो के चला जाता या गुस्सा कर देता, राइट? बट दिस गर्ल वाज सो कॉन्फिडेंट कि उसने बोला कि हाँ है मेरे पास 100 ड्रेसेस, सब ही डिफरेंट हैं, सब ही ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, यानी उसने झूठ नहीं बोला था, डेफिनेटली उसके पास उसके लिए 100 ड्रेसेस, ये ड्राइंग्स जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऑब्वियसली वो पुअर गर्ल थी तो वही सारी ड्रेसेस इन रियलिटी तो अफोर्ड नहीं कर सकती, बट उसने उस चीज को लेके वो रोती नहीं थी, शी नेवर यूज्ड टू क्राई और बिकम सैड कि अरे मेरे पास ड्रेस नहीं है, मेरे पास ड्रेस नहीं है। वो अपने इमेजिनेशन को पेपर पे ड्रॉ करती थी,
शी यूज्ड टू ड्रॉ वेरी नाइस ड्राइंग्स ऑफ डिफरेंट ड्रेसेस, और ये 100 ड्रेसेस वही थी जिसके बारे में वैंडा ने बात की थी. एंड आई ऑल्सो थिंक कि कहीं ना कहीं मैडी और पेगी को अब लग रहा होगा कि नहीं, शी वॉज राइट, शी वॉज नॉट लाइंग, वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो यही 100 ड्रेसेस की बात कर रही थी. और उसने जो ड्रेसेस का डिस्क्रिप्शन उनको दिया भी था कि एक पेल ब्लू ड्रेस है जिसमें कलर ट्रिमिंग्स हैं, एक जंगल ग्रीन ड्रेस है जिसपे रेड सैश लगा हुआ है, तो ये दोनों ड्रेसेस भी उस ड्राइंग्स में मेंशन थी या फिर वो ड्राइंग्स में लगी हुई थी क्लासरूम में, तो शी वॉज नॉट लाइंग. क्लियर. अब वैंडा जो है वो क्लासरूम में क्यों नहीं आ रही है, या फिर वो आएगी अपना मेडल अचीव करने लेने, उसके बाद क्या होगा, क्या मैडी और पैगी जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे वैंडा के, या वैंडा जो है कभी स्कूल नहीं जाएगी, ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर. आई नो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि काश इसी चैप्टर में सब बता देते, बट दिस इज अ वेरी बिग स्टोरी, तो इसीलिए इसको डिवाइड कर दिया है 2 चैप्टर्स में. क्लियर. तो दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी. अब एक जल्दी से समरी देख लेते हैं ऑफ दिस चैप्टर. तो 100 ड्रेसेस 1 जो है वो क्या है, एक बहुत सेंसिटिव, एक टचिंग स्टोरी है ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. राइट. एक यंग गर्ल है, पुअर यंग गर्ल है, अगर ये लोग चाहते तो उसके साथ बैठ के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर बातचीत कर सकते थे, उसके साथ ड्राइंग की बात कर सकते थे. अगर वो लोग उससे बात करते तो उनको पता चलता कि वैंडा जो है वो कितनी अच्छी आर्टिस्ट है, वो कितनी अच्छी ड्राइंग बना लेती है. तो कहीं ना कहीं देखो पेगी को भी बहुत शौक है, वो भी बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, वैंडा बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बनाती है, तो दोनों कहीं ना कहीं जेलिन हो पाते हैं, उनका बहुत अच्छा ग्रुप बन जाता. बट क्योंकि वो उसकी आउटर अपीयरेंसेस, उसके नाम, उसके कपड़े, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, वो कहाँ रहती है, इन सब चीज़ों पे उसको जज करते थे, तो कभी वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाए कि वैंडा इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, शी इज़ वेरी टैलेंटेड. राइट. तो ये जो होती है ना छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं लाइफ में जिसपे आप किसी को भी जज कर लेते हो, दैट इज़ नॉट राइट. तो यही आपको बता रहे थे स्टोरी से कि देखो, अगर आप ये देख रहे हो, स्टोरी पढ़ रहे थे जब, तो आप भी फील कर पा रहे होगे कि वैंडा को कितना बुरा लगता होगा कि उसके साथ इतना इल ट्रीटमेंट होता है. राइट. बट अगर ये जो पेगी हैं, जो मैडी हैं, अगर ये समझ पाते कि भाई नाम से, आप कहाँ से आते हो, आप क्या पहनते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आप किस तरीके के इंसान हो, व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग यू आर, व्हाट काइंड ऑफ नेचर यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव. ये सारी चीज़ें अगर आप किसी में नोट करते हो, व्हाट इज़ गुड इन दैट पर्सन. देखो, हर एक इंसान में एक ना एक टैलेंट होता है, एक ना एक स्किल होती है, तो इफ़ यू कैन पॉइंट आउट दैट गुड थिंग इन दैट पर्सन, तभी डेफिनेटली आप राइट जजमेंट कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि जज करना बंद ही कर देना चाहिए, जजमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं. अगर आप सिर्फ ये स्टूपिड चीज़ों पे जज करते हो कि कपड़े कैसे पहने हैं, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, बंगलो है कि नहीं, कार में आते हैं, पैदल आते हैं, बस में आते हैं, ये सब चीज़ों पे अगर जज करते हो तो वो गलत है. बट अगर आप अच्छी चीज़ों पे जज करते हो कि अरे ये बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, तो ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, ये बहुत अच्छा सिंगिंग टैलेंट है उसमें, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छी डांसर है, शी इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़, तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर अगर आप जज करते हो कि वाओ शी इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग, देन इट इज़ डेफिनेटली वर्थ द जजमेंट यू आर डूइंग. अदरवाइज ये जो फाइनेंशियल स्टेटस पे, इन सब चीज़ों पे करते हो, जो बोलते हैं ना मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इस पे अगर आप जज करते हो, दैट इज टोटली रॉन्ग, एज वी कैन सी इन दिस स्टोरी. क्लियर. Vanda Petrinsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. We are all aware कि भाई ये पोलैंड से आई हुई हैं, पॉलिश गर्ल है, और ये अमेरिका में बाकी अमेरिकन बच्चों के साथ स्कूल में जाती हैं. The other children see Vanda as an innocent girl who has to tolerate insults from her friends because she is a poor girl who cannot afford to come to school in a variety of dresses like the other girls of her class. हर एक बच्चे के लिए वैंडा क्या है, एक सोर्स ऑफ फन है. यानी सबको ये लगता है क्योंकि वैंडा एक पुअर गर्ल है, क्योंकि वो दूसरी लड़कियों की तरह ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहन के रोज नहीं आ सकती है, इसीलिए उसका मजाक उड़ता था. और यही एक चीज़ थी जो वैंडा के बारे में सबको लगती थी कि वैंडा एक लड़की है जो कि पुअर गर्ल है, शी लिव्स एट बॉगिन्स हाइट्स, और वो ऐसी जगह से आती है, और वो क्या है भाई, शी इज़ फाइनेंशियली वेरी वीक, क्योंकि उसके पास नए कपड़े नहीं है, ब्यूटीफुल प्रिटी ड्रेसेस नहीं है रोज पहनने के लिए, और इसी वजह से उसको सब याद रखते थे कि ठीक है, वैंडा का सिर्फ इतना डिस्क्रिप्शन है कि वो एक पुअर गर्ल है. क्लियर. इसके अलावा कभी उससे ज्यादा बातचीत नहीं की, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन शी इज. क्लियर. ऑलराइट. हर फ्रेंड्स पेगी एंड मैडी ऑफन मेड फन ऑफ अ पॉवर्टी, और उसकी गरीबी जो थी, फाइनेंशियल स्टेटस जो कम था, उसका ही हमेशा मजाक उड़ाते थे. कौन? पेगी और मैडी.
In order to counter their taunts and sarcastic remarks, she often told them that she had 100 dresses in her closet, which made them all the more sarcastic. और बार बार जब वो उससे पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, कितनी हैट्स हैं, तो जब ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में उससे क्वेश्चंस किया जाता था, बार बार उसको टॉन्ट किया जाता था, मॉक किया जाता था, तो फिर वो क्या करती थी, उसने फिर बोल ही दिया कि हाँ भाई मेरे पास है 100 ड्रेसेस हैं, मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज़, ठीक है, सब मेरे क्लॉजेट में है, सब डिफरेंट कलर्स के हैं, सब बहुत डिफरेंट डिजाइन के हैं, सब ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से सरकास्टिकली बोलती थी उनको, ताकि उनको लगे कि यार इसके पास 100 ड्रेसेस कैसे आ गए। बट वो इतना परेशान हो गई थी कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि शी सेड हाँ है मेरे पास 100 ड्रेसेस। Vanda won a drawing competition in which she displayed 100 dresses, all in different colors and designs, which won the heart of the judges. और फिर एक दिन drawing competition होता है जहाँ boys were asked to design motorboards and the girls were asked to design different dresses. Boys में Jack Beagles was the one जो जीता, और girls में जो Vanda Patrons की है उसने 100 different beautiful designs draw की थी and she was declared as the winner. यानी जब उसने बोला मेरे पास 100 dresses हैं, she proved it by drawing the designs of those 100 ड्रेसेस, और वो पूरी लाइंड अप थी जैसे उसने बोला था, सबकी सब डिफरेंट डिजाइंस की थी, सब डिफरेंट ब्यूटीज थी, बिल्कुल अलग ही ब्यूटीफुल प्रॉपर ग्रैंड ड्राइंग्स बनाई थी उसने, जो कि उसने कहा था दैट शी डिड बाय ड्राइंग द डिजाइंस. That contest and the beautiful drawings of the dresses made her classmates regret for making fun of such a creative girl. और वो पूरी drawings देखकर, वो इतनी beautiful admiring drawings देखकर जितने भी लोग मजाक उड़ाते थे वैंडा का, उनको बहुत बुरा लगा, उनको embarrassed feel हो रहा था अंदर से कि भाई इतनी talented लड़की है, इतनी creative लड़की है और उसका हमने इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया. क्योंकि obviously जब हम normally किसी को भी देखते हैं outer तरीके से, हम बोलते हैं कि अरे इसने क्या पहना है तो क्या ही होगा, राइट. और अगर वो पर्सन जो है बहुत टैलेंटेड निकलता है, उसको बहुत नॉलेज होता है, तो कहीं ना कहीं आप फिर बहुत बुरा फील करते हो कि हमने इसको किस गलत तरीके से जज कर लिया, ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है. सेम चीज़ यहाँ पर हुई कि वैंडा को पहले ये लोग उसके कपड़े से जज करते थे, उसके घर से जज करते थे कि वो एक पुअर गर्ल है, बट जैसे ही उसका टैलेंट देखा कि उसमें इतना ज़्यादा क्रिएटिव लेवल है भाई, तब उससे इन लोग को लगा कि गलत था, हम इसका मजाक गलत उड़ा रहे थे. शी इज़ वेरी टैलेंटेड गर्ल. क्लियर? ऑल राइट. So with this we come to an end of the very first part of the story, जो कि है the 100 dresses 1. आगे क्या होता है स्टोरी में वो हम देखने वाले हैं in the next chapter, the 100 dresses part 2. क्लियर? तो पार्ट 1 में हमें कुछ चीज़ें सब पता चलनी चाहिए भाई, ये सब चीज़ें आंसर्स के लिए हमें पता होनी चाहिए कि भाई वैंडा पेट्रन्स की कहाँ रहती है, वो कहाँ की है, शी बिलोंग्स टू पोलैंड. फिर कौन दो लोग हैं जो उसकी मजाक उड़ाते थे, तो पैगी और मैडी. मैडी ने कोशिश क्यों नहीं की, क्यों उसको ऐसा लगा कि नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए पैगी को कि तुम वैंडा का मजाक मत उड़ाओ, वैंडा का मजाक क्यों उड़ता था, ठीक है. फिर ड्राइंग कंपटीशन वाला पूरा सीन कि कौन जीता, 100 ड्रेसेस क्या थी, कितने पेयर ऑफ शूज थे, ये हर एक चीज जो है हमें क्लियर होनी चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टोरी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट द मॉरल मैसेज ऑफ द स्टोरी, कि आपको जो ऑथर हैं वो क्या बता रहे हैं कि नेवर जज एनीबॉडी बेस्ड ऑन द फिजिकल अपीयरेंसेस, बेस्ड ऑन द पोजेशंस, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटस और वेल्थ दे हैव. हमेशा सही चीज़ों पे करो, भी जज करो तो पॉजिटिवली करो, उनके टैलेंट्स पे करो, स्किल्स पे करो, ना कि उनकी ब्यूटी, उनके कपड़े, पैसे, फाइनेंशियल स्टेटस इन पर. तो ये चीज़ हमें सिखाई गई है कि भाई बुलिंग कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर सम पीपल. हो सकता है भाई कि बुली होते होते वैंडा जो है वो स्कूल नहीं आ रही, हु नोज, ठीक है. वो तो हमें नेक्स्ट स्टोरी में पता चलने वाला है कि एग्जैक्टली वैंडा का क्या रीजन था कि उसने स्कूल आना बंद कर दिया था. बट कहीं ना कहीं हो सकता है ना कि ये बुलिंग की वजह से, टीजिंग की वजह से इतनी क्रिएटिव, इतनी टैलेंटेड लड़की जो है वो स्कूल नहीं आ रही है. क्लियर? तो कभी भी नेवर ट्राई टू बुली एनीबॉडी, नेवर ट्राई टू जज एनीबॉडी. दिस इज अ वेरी गुड मैसेज जो हमको ऑथर ने स्टोरी में दिया है. आई होप वी आर वेरी क्लियर विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द 100 ड्रेसेस 1. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्टोरी इन द नेक्स्ट चैप्टर. बट बिफोर दैट हमें कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं based on this particular chapter. So in the next video we will meet very soon with all the NCERT questions that have been asked in this chapter. Till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching.